Okay, so I hope my voice is audible. So देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ना लिंकेज के बारे में पढ़ना शुरू किया था और हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के लिंकेज। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ऑन बोथ नॉर्मल पेरेंट्स द चांस ऑफ मेल चाइल्ड बिकमिंग कलर ब्लाइंड आर। देखो अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, नो चांस एट ऑल, possible only when all four grandparents are normal, possible only when the father's mother was colorblind, and possible only when mother's father was colorblind। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटा राइटिंग में गलती है। ओके तो ये होगा कलर ब्लाइंड। ओके तो क्या जवाब हो सकता है? व्हाट शुड बी आंसर? क्या मैंने आपका साउंड ऑन करके रखा हुआ है? यस यू कैन स्टार्ट। ओके तो देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा ही है यार, जबकि नॉर्मल पेरेंट्स है ना। और द चांस ऑफ मेल चाइल्ड बिकमिंग कलर ब्लाइंड, कब हो सकता है कलर ब्लाइंड? चांस कब हो सकता है? देखो, कलर ब्लाइंडनेस डेफिनेटली एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है, तो यहाँ पॉसिबल है जब मदर्स फादर वाज कलर ब्लाइंड। मतलब देखो, यहाँ सीधा सीधा हम लोग यहाँ सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन ये है कि फादर नॉर्मल है तो एक्स वाई ही होंगे, ठीक है। फादर अगर नॉर्मल है तो एक्स वाई ही होंगे, करेक्ट है। बट अगर यहाँ सोचो कि देखो, अगर मदर भी नॉर्मल है तो बेटा कलर ब्लाइंड जो बच्चा है वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि है ना, तो वो तो उस केस में पॉसिबल ही नहीं है। तो देयर इज ओनली वन चांस कि दोनों ही पेरेंट नॉर्मल है, तो फादर तो एक्स वाई ही होगा। मदर शुड बी कैरियर टू, है ना, तभी बेटा ये पॉसिबल हो पाएगा कि जो भी डिजीज है, वो मतलब जो कलर ब्लाइंडनेस है, वो अगर बच्चे में आएगा तो ये एक ही चांस पे हो सकता है कि वो जो मदर नॉर्मल है उसके फादर जो है वो अगर कलर ब्लाइंड है, तो वो मदर जो है वो कैरियर होगी एंड शी विल कैरी दैट डिसऑर्डर टू द सन, ठीक है। तो यहाँ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगा, तो यहाँ हमारा आंसर जो होगा, देखो नो चांस एट ऑल तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है ना, चांस तो है बट कब है ये देखना पड़ेगा। पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल फोर ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉर्मल। तो देखो यार, अगर सारे के सारे ग्रैंड मतलब है ना, फादर के मदर फादर और मदर के मदर फादर, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर दोनों तरफ के अगर नॉर्मल है, तो यार तो फिर चाइल्ड में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बचता है तीसरा, पॉसिबल ओनली व्हेन फादर्स मदर वाज कलर ब्लाइंड। तो देखो, फादर्स मदर अगर कलर ब्लाइंड है तो फादर भी कलर ब्लाइंड होने के चांसेस है 100%, ठीक है। तो फादर नॉर्मल होने के चांसेस ही नहीं है, तो यहाँ तो नॉर्मल फादर की बात की जा रही है। तो यही एक चीज है, दिस शुड बी योर आंसर, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? सेम वे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है बेटा, सेम टू सेम वैसा ही टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। चार ऑप्शन आपके सामने है। अ कलर ब्लाइंड गर्ल इज रेयर, बराबर है। कलर ब्लाइंड गर्ल इज रेयर बिकॉज, अब ऐसा क्यों है? बिकॉज शी विल बी बॉर्न ओनली व्हेन। तो बेटा कलर ब्लाइंड गर्ल पैदा होना, ठीक है, कब पॉसिबल है? her mother and maternal grandfather was colorblind, her father and maternal grandfather was colorblind, her mother and mother is colorblind but father is normal, and both parents are normal but grandparents are colorblind। तो देखो, हमें ये हमेशा याद रखना है कि सेक्स लिंक्ड जो भी इनहेरिटेंस है, वो अगर डॉटर में आ रहा है तो फादर अफेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। फादर मस्ट बी अफेक्टेड, नहीं तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। या तो मतलब जो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वहां से वो आएगा। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे केस हमारे पास में है, फादर मस्ट बी कलर ब्लाइंड। अगर डॉटर में एक, क्योंकि देखो दो एक्स क्रोमोसोम तो मदर से आएंगे नहीं, और देखो फीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए दोनों ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर
कलर ब्लाइंडनेस का रिसेसिव कैरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा है, रिसेसिव ट्रेट अगर ऐसा है, तो फादर मस्ट बी कलर ब्लाइंड और मदर मस्ट बी कैरियर। इसके लिए ये भी जरूरी है कि उसके जो अगर कैरियर है तो उसके फादर भी कलर ब्लाइंड होने चाहिए। ठीक है, तो तभी ये जो डॉटर है, मतलब है ना, कलर ब्लाइंड डॉटर पैदा हो सकती है। तो अगर आप आफ्टर फोर्थ ऑप्शन देखोगे, बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इफ द बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल, इट्स नॉट पॉसिबल, ये तो गया, दिस इज नॉट आवर आंसर। हर मदर इज कलर ब्लाइंड बट फादर इज नॉर्मल, तो देखो मदर कलर ब्लाइंड है तो भी बेटा ये हो नहीं सकता। अगर मदर कलर ब्लाइंड और फादर नॉर्मल है तो बेटा कैरियर ही फीमेल पैदा होगी। ठीक है, सो इट्स नॉट पॉसिबल। करेक्ट है। हर फादर एंड मैटरनल ग्रैंडफादर, देखो फादर भी कलर ब्लाइंड होना चाहिए और मैटरनल ग्रैंडफादर भी अगर कलर ब्लाइंड है तो मदर उसकी कैरियर होगी एंड शी विल बी, सो दिस इज आवर आंसर, द थर्ड वन इज आवर आंसर। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, आप हैंडल कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में लिख के दिया था और मैंने इसके क्वेश्चन का आंसर पूछा था। A colorblind and bald man whose father was normal marries with a normal woman, है ना। अभी यहाँ पे गिवन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अ कलर ब्लाइंड एंड बाल्ड मैन। अब इसमें दो कैरेक्टर है बेटा, एक तो कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, बाल्ड मैन है ना सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, दोनों ही है। whose father was normal, अभी तो उसके फादर नॉर्मल थे। ठीक है, and a color blind and bald man whose father was normal marries with a normal woman। यहाँ पे बड़ा ध्यान से समझना है, कलर ब्लाइंड एंड बाल्ड मैन, इसके बारे में बात हो रही है, इस पर्सन के बारे में जिसके पिताजी नॉर्मल थे, उस फादर वाज नॉर्मल। ठीक है, मैरिज विद अ नॉर्मल वुमेन, देखो है ना ये वाला पर्सन है ना, फादर के बारे में बात नहीं हो रही है ना। द कलर ब्लाइंड एंड बाल्ड मैन मैरिज विद अ नॉर्मल वुमेन whose father was color blind, तो उसके फादर कलर ब्लाइंड थे। किसके? उस फीमेल के जिसके साथ इसकी शादी हुई। whose father was color blind and mother was balded, ये बड़ा ही अजीब कैरेक्टर है। mother was balded, देखो mother was balded means she should be capital B for the baldness। then find out, तो क्या पता लगाना है भाई, जीनोटाइप ऑफ अ मैन एंड वुमेन, तो मैन और वुमेन का क्या जीनोटाइप होगा। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बाल्ड ऑफस्प्रिंग्स, बाल्ड ऑफस्प्रिंग्स पैदा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इन दोनों की। और प्रोबेबिलिटी ऑफ द कलर ब्लाइंड ऑफस्प्रिंग्स, कलर ब्लाइंड ऑफस्प्रिंग्स पैदा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक और है प्रोबेबिलिटी ऑफ द बाल्ड एंड द कलर ब्लाइंड ऑफस्प्रिंग पैदा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो दिस रिस्पेक्ट हम लोगों को ये समझना है कि हमें एक चीज तो दी गई है, एक ये कि जो उसके फादर है वो कलर ब्लाइंड नहीं है और ना ही बाल्ड है ना, उस मेल के फादर नॉर्मल है XYBB। बट वो जो फीमेल है ना, फीमेल के जो फादर है वो दोनों ही है बच्चों। ठीक है, उसके फादर कलर ब्लाइंड है और उसकी मदर बाल्ड है। ठीक है, तो ये उन्होंने गिवन दिया हुआ है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें समझ में आना चाहिए कि इस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि ये बंदा कलर ब्लाइंड है, तो डेफिनेटली वो XC या XCY होगा, क्योंकि ये नॉर्मल फादर थे उसके, तो ये हेट्रोजाइगस होगा, कैपिटल B स्मॉल b, है ना। दैट फीमेल है ना डॉटर जो है वो डेफिनेटली बेटा XC XA, और ये देखो ये पूरा आ गया आपके हाथ में, अभी आप लोगों ने ये सब लिख लिया, गिवन आ गया तो आप आंसर दे सकते हो। जीनोटाइप ऑफ मैन एंड वुमेन मिल गया, दैट इज व्हाट आवर फर्स्ट आंसर इज देयर। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द बाल्ड ऑफस्प्रिंग्स, यहाँ पे सारे हमने क्रॉस ही कर लिया, आप यहाँ पे देख पाओगे ना, मतलब यू कैन सी हाउ इट इज सॉल्व्ड, है ना। यू कैन सी, हमें तो सबसे पहले हमें कलर ब्लाइंडनेस वाला भी देख लेना है एक साइड में, है ना। देखो ऑल दी, ये गोल्डन रूल बार बार है, all the polyhybrid ratios are the products of their monohybrid ratios, be careful about that, yes or no, ये तो हमें पता है। तो जब हम लोग सिर्फ इसके बारे में सोचेंगे, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, ये मेल और फीमेल के, तो हमें 1:1:1:1 रेशियो मिलता है। ठीक है, और बेटा बाल्डनेस के बारे में देखेंगे तो 1:2:1 रेशियो मिलता है।
दैट यही चीज दी गई है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर हेट्रोजाइगस फॉर द बाल्डनेस। तो बेटा 1:2:1 आएगा। And now suppose what should be the probability of the bald offsprings? तो bald offsprings की probability कितनी है बच्चों? ठीक है, यहाँ पे तो आपको पता है मेल में देखो, मेल में ये भी बाल्ड हो सकता है, ये भी बाल्ड हो सकते हैं, होमोजाइगस बाल्ड, हेट्रोजाइगस बाल्ड। सो द आंसर इज 3/4। बट फीमेल में जब होमोजाइगस कंडीशन होगी तो ही बाल्डनेस आता है। तो फॉर फीमेल तो 1/4, मतलब लड़के पैदा होंगे तो 3/4 प्रोबेबिलिटी है, गर्ल्स पैदा होगी तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सो इट्स अ सो सिंपल थिंग दैट, इतना है, ये बड़ा ही आसान है। तो हमें मिला है प्रोबेबिलिटी ऑफ द बाल्ड ऑफस्प्रिंग्स। वैसे ही हम लोग ये भी निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द कलर ब्लाइंड ऑफस्प्रिंग्स। तो देखो कलर ब्लाइंड जो ऑफस्प्रिंग्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल वही फंडा आ रहा है बच्चों। आपको देख रहा है बेटा, ये फीमेल है, ये कैरियर है, ये फीमेल है नॉर्मल है, ये लड़का जो है कलर ब्लाइंड है, और ये है। तो आपको दिखाई दे रहा है 4 में से 1/4 प्रोबेबिलिटी है। बट अगर मेल्स के केस में देखोगे, मतलब जितने लड़के पैदा हुए उसमें से सिर्फ 1/2 प्रोबेबिलिटी है। मतलब लड़के में से, मतलब 50% बॉयज जो होंगे वो है ना प्रोबेबिलिटी आएगी, 50% प्रोबेबिलिटी आएगी। बॉयज होने की पहले तो 50% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो बॉयज में 50% प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कलर ब्लाइंड होंगे। यस, ठीक है, और इवन डॉटर्स में भी बेटा ये प्रोबेबिलिटी 50% ही है। ठीक है, ये बात को बड़े ध्यान से समझना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उनका मिस्टेक होता है, दे डू, जब वो ये परसेंटेज निकालने की कोशिश करते हैं तो दे टेक ऑल द प्रोजेनी मतलब 1 2 3 4, 4 में से निकालने की कोशिश करेंगे। कलर ब्लाइंड बॉय, तो पहले आता है बॉय इज 50%। ठीक है, तो इनको छोड़ दो, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कलर ब्लाइंड बॉय पर तो इनको छोड़ दो, गर्ल्स के बारे में सोचना छोड़ो। ठीक है, तो कलर ब्लाइंड बॉय पैदा होने की चांसेस कितने हैं? तो बेटा यहाँ हमें ये थोड़ा ध्यान से समझना है। यस, 50%। ठीक है, क्योंकि दो ही प्रकार के बॉयज पैदा हो सकते हैं, सो हाफ चांस इज दैट, है ना, ये हमें समझना है। कभी इसको 25% मत लिखना, नहीं तो ये देखो 4 प्रोजेनी में से आप निकालोगे तो ये इसके चांस बेटा 25% आ जाएंगे, एंड दैट यू विल लॉस द मार्क्स। कितने लोगों को क्लियर हो गया मैंने क्या बताया? देखो इसका 25% आंसर आता ही नहीं आता है, मतलब अगर आप सोचो वैसे तो। तो ऐसा क्वेश्चन पहले नीट में आ चुका है। हाँ, अभी बच्चों को ये लगता है 25% लिख दो क्योंकि 4 टाइप्स हमको मिले हैं। हाँ, यू डिड वॉट एवर यू डू, चेकर बोर्ड मेथड यूज करो, जैसा मेथड यूज करो, वॉट एवर यू डू। चेकर बोर्ड मेथड से करोगे तो समय ज्यादा लगता है, एग्जामिनेशन में आपको ये तरीका यूज करना है क्योंकि इससे वक्त कम लगता है ना। इफ है ना, अगर आप सही हो, आपको पता है, तो इससे बेटा बहुत कम समय लगता है। अब ये तो हम सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, इसलिए मुझे खुद को करना होता तो मैं जल्दी कर लेता था। दैट इज द वे। आप चेकर बोर्ड मेथड पहले तो डब्बे बनाओगे, वैसा नहीं करने का है। आपको ये गोल्डन रूल क्यों बताया जा रहा है? इट इज अ शॉर्ट ट्रिक, इट्स द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, देन द फोर्थ वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द बार्ड एंड कलर्ड ऑफस्प्रिंग्स। अब ये देखो, हमें तो पता है बार्ड ऑफस्प्रिंग आने की प्रोबेबिलिटी बॉयज में 3/4 है, और बेटा कलर ब्लाइंड आने की 1/2 है। तो हमने 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 किया, तो बार्ड ऑफस्प्रिंग पैदा होने की जो प्रोबेबिलिटी वो 3/8 है। ये सर नो 16 में से ले रहे हो आप लोग, है ना, दो, है ना, दो जीन के बारे में बात करोगे तो। एंड सेम थिंग फॉर फीमेल के लिए अगर आप कंसिडर करोगे तो बार्ड एंड कलर ब्लाइंड ऑफस्प्रिंग्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो है 1/4 into 1/2, that is 1/8. This is the probability of getting the bald as well as what the color blind, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स।
करेक्ट है, सिंपल है। सो यहाँ हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली ये समझना है ना, कि किस तरह से हम लोगों ने वो रूल को हमेशा ही यूज करना है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो कैसे भी सॉल्व करना हो इसको। और जब भी बेटा आपको दो इवेंट्स के बारे में बात की जा रही है, इवन सपोज दो अलग अलग इवेंट्स है, तो उनका भी हमने प्रोडक्ट बना दिया यहाँ पे 3/4 इंटू 1/2, दो अलग अलग चीजें हैं ना, दो अलग चीजों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं एट वन टाइम। एनीवे, सो दिस इज अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि इफ द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ ए नॉर्मल पेरेंट, first child, this is what the first child of a normal parent is a color blind. Third one is very easy. देखो बहुत सिंपल है, आपने पहला वाला निकाल, सेकंड वाला निकाल लिया, क्या प्रोबेबिलिटी है बॉर्ड ऑफ स्प्रिंग्स की? मेल में 3/4, ठीक है ना, बराबर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कलर ब्लाइंड मेल ऑफ स्प्रिंग्स? इज 1/2, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बार्ड एंड कलर ब्लाइंड ऑफस्प्रिंग? नाउ ऑब्वियसली यू नो दैट, ठीक है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द टू मोनोहाइब्रिड रेशियोज और द प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो हम लोग आने वाले आज तो नहीं हो पाएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंपल प्रोबेबिलिटी और कंपाउंड प्रोबेबिलिटी को यूज करेंगे, ठीक है, उसके फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, ठीक है। तो रितिका उस वक्त हम लोग इसी चीज को और एक बार देखेंगे, मैं ये बात बताऊंगा फिर आपको, यस, ठीक है। सो यहाँ पे नोटिस करना है आपको कि देखो मुझे तो ये चीज मिली है, ये भी मिला है ना, आई हैव टू यूज दोनों, कैसे, दोनों की पॉसिबिलिटी क्या है? तो ऑब्वियसली बेटा ये प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी, क्योंकि जब आप डाई हाइब्रिड ले रहे हो ना, अभी बाद में डाई हाइब्रिड आपका आ रहा है, मोनोहाइब्रिड है ना, ये एक कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है, ये एक ट्रेट के बारे में, बट यहाँ पे दोनों ट्रेट एक साथ बात हो रही है, तो दैट इज व्हाट द डाई हाइब्रिड। वी आर टॉकिंग अबाउट द टू जीन्स और टू डिफरेंट कैरेक्टर्स एट वन टाइम, यस और नो? यस, आगे बढ़े, ओके। सो आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चा, ये बड़ा सिंपल है। इन द फर्स्ट चाइल्ड, इफ द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ ए नॉर्मल पेरेंट इज कलर ब्लाइंड एंड द सेकंड चाइल्ड इज हीमोफिलिक, है ना, अब यहाँ आपको समझना है, एंड फाइंड फाइंड इन थर्ड चाइल्ड, तो थर्ड चाइल्ड में आपको ढूंढना है। देखो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन दी है, इनका पहला बच्चा कलर ब्लाइंड है, दूसरा बच्चा हीमोफिलिक है, तो आपको ढूंढना है कि परसेंटेज ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस कितनी आएगी थर्ड चाइल्ड में कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, परसेंट प्रोबेबिलिटी कितनी है। और दूसरा है ना, वही थर्ड चाइल्ड में परसेंट प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो हीमोफीलिया वाला हो, हीमोफिलिक हो। नाउ इट्स वेरी सिंपल, अगेन द सेम थिंग यू हैव टू यूज। देखो नॉर्मल पेरेंट है, नॉर्मल पेरेंट है मतलब, देखो नॉर्मल पेरेंट है मतलब ये वाला जीन रिसेसिव वाला ना मेल में है ही नहीं, मेल के एक्स क्रोमोसोम पे होता ना तो मेल नॉर्मल नहीं होता। तो देखो अगर फादर नॉर्मल है, नॉर्मल पेरेंट लिखा है मतलब फादर नॉर्मल है, मतलब फादर के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ना ही कलर ब्लाइंडनेस का रिसेसिव जीन है और ना ही बेटा हीमोफीलिया का रिसेसिव जीन है। नाउ हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे नॉर्मल फीमेल भी है, शी इज अ कैरियर फॉर द कलर ब्लाइंडनेस, मस्ट बी कैरियर, अदरवाइज तो बच्चा वैसे पैदा हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखो यहाँ पे मुद्दा आता है XCXXH हमने लिया, कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, है ना, अगर ऐसा होता तो भी तो पॉसिबल है कि नहीं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर ऐसा होता तो हर बच्चा जो कलर ब्लाइंड है वो हीमोफिलिक होता। तो उन्होंने बहुत साफ लिखा है, देखो कलर ब्लाइंड बच्चा है मतलब वो हीमोफिलिक नहीं है, और सेकंड चाइल्ड इज हीमोफिलिक मतलब वो कलर ब्लाइंड नहीं है। अगर ऐसा होता तो बेटा जो बच्चा कलर ब्लाइंड है वही बच्चा हीमोफिलिक भी होता, यस और नो? कितने लोगों को समझ में आया, है ना? तो इसीलिए मदर जो है वो कैरियर है, बट उसके एक एक्स क्रोमोसोम पे और कलर ब्लाइंडनेस का जीन है और दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन है। इज इट क्लियर? तो बच्चों यस, है ना, यहाँ पे यही समझना है, इसीलिए उन्होंने दो बच्चे मेंशन किए, मेंशन ही दो बच्चे किए ताकि आपको समझ में आए,
नहीं तो एक ही बच्चे के ऊपर होता तो है ना, ये आता था, ऐसा लेते थे हम लोग। सो एल्स बोथ द कैरेक्टर्स विल अपीयर टुगेदर, मतलब दोनों ही, ये अगर पॉसिबिलिटी होती तो ये आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, एंड दैट्स इट। इसका मतलब ये है बेटा, अगर ये एक्स क्रोमोसोम है ना इस एक्सी के साथ आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कलर ब्लाइंड नेस के लिए बेटा कैरियर बच्ची गर्ल पैदा होगी, और ये एक्स क्रोमोसोम इस एक्सएच के साथ आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, गर्ल पैदा होगी जो कि बेटा हिमोफीलिया के लिए कैरियर होगी। बट पहले चाइल्ड का केस ये हुआ, इसमें क्या हुआ कि एक वाई क्रोमोसोम जो आया है, वाई का जो है ना क्रोमोसोम के साथ में एक्ससी आ गया, इसलिए ये बच्चा कलर ब्लाइंड है। दूसरे बच्चे के साथ में ये प्रोबेबिलिटी एक्स एच वाई आ गया, तो दैट्स इट, दैट इज व्हाट द पॉइंट। बट बेटा हर बार ये प्रोबेबिलिटी होती है ना, अब तीसरा बच्चा भी पैदा होगा, है ना, थर्ड चाइल्ड लिखा है, थर्ड चाइल्ड, ये नहीं लिखा है कि लड़का लड़की, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर लड़की पैदा होगी तो बेटा वो कैरियर होगी या तो हिमोफीलिया के लिए या तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए, यस और नो, अभी जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। इफ, तो यहाँ पे देखो, अगर है ना गर्ल पैदा होती है तो शी विल बी एक्स एक्स सी और एक्स एक्स एच, सो शी विल बी ऑलवेज कैरियर फॉर एनी वन ऑफ डिसीजेस। बट अगर बॉय पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, तो वो हमेशा या तो बेटा वो क्या होगा, एक्स सी वाई, या तो कलर ब्लाइंड होगा या तो डेफिनेटली बेटा हिमोफिलिक होगा, है ना, आइदर कलर ब्लाइंड और हिमोफिलिक। नाउ बॉयज में क्या प्रोबेबिलिटी है, तो परसेंटेज ऑफ द बॉय कलर ब्लाइंड होने की 50% है। अभी मैंने बताया, अभी ये 25% मत बोलना, क्योंकि पहले हम लोग बॉय और गर्ल्स को अलग कर देते हैं, यस और नो, ठीक है। बॉयज पैदा होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, ये याद रखो। तो मेरे लिए बॉयज दो टाइप के हो जाते हैं, मतलब 100%। तो अगर मैं देखता हूं तो दो प्रकार के बॉयज यहाँ पे पैदा हो सकते हैं, या तो बेटा 50% प्रोबेबिलिटी कलर ब्लाइंडनेस वाले की है, या 50% प्रोबेबिलिटी हीमोफीलिया वाले की है। नॉर्मल कैरियर जो है फीमेल्स पैदा होने की प्रोबेबिलिटी 0% और 0% है, ये सर नो, ठीक है। सो दो आंसर्स है ना, उस चाइल्ड की कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आइदर 50% और 0%। कितने लोगों को समझ में आया? यही आंसर है। अरे या तो 50% होगी या तो 0% होगी। 50% कब होगी, अगर वो लड़का है तो बॉय, सन। अगर वो गर्ल है तो शी विल बी कैरियर, सो 0%। आर यू श्योर? यस सर। हाँ, मतलब ये सिर्फ आप बोलोगे सर 50% आंसर आ गया, मेरे को आ गया, है ना, so that is not the thing, fine thing. So there are two things we have to consider here, है ना, सर ये मतलब नॉर्मल। ऑप्शन में वो बोलो। लोग बोलेंगे ना कि बॉय का चाहिए कि। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसने यहाँ पे, उन्होंने क्या पूछा है, थर्ड चाइल्ड, मैंने, है ना, मैंने इम्फेसाइज किया, उन्होंने गर्ल या बॉय नहीं पूछा है। मैंने बोला ना ये चाइल्ड है, चाइल्ड है मतलब मुझे दोनों चीजें ढूंढनी है अभी, गर्ल में क्या होगा, बॉयज में क्या होगा, करेक्ट है? यस। बिल्कुल। अगर उसने बॉय बोला होता तो फिर हमारा आंसर 50% होता, करेक्ट? सबको पता, सबको समझ में आया, है ना? यस सर। हाँ बस यही समझना है। तो बढ़िया है, बहुत टैलेंटेड लोग हो तुम लोग। तो ये हो गया बेटा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, बहुत सारी चीजें देखी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ आप इधर उधर बहुत सारे बुक्स में बेटा प्रॉब्लम्स होते हैं, आप सॉल्व करो, है ना, क्योंकि जब सॉल्व करोगे तो आप लोग कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। मैं भी कुछ कंपाइल करके आपको भेजता हूँ, आप भी सॉल्व करो, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे भेजो, मैं सॉल्व करके भेजता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अब आते हैं बेटा हमारे बहुत ही बेसिक और सादे से कंपोनेंट, है ना, जेनेटिक्स ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन। अभी देखो हमें तो ये बचपन से बहुत दिनों से पता है सर, एक्स एक्स आ गया तो ह्यूमंस में, है ना, फीमेल, और एक्स वाई आ गया तो मेल। इवन इसका कारण भी मैंने बताया कि एक्स वाई आया तो मेल ही क्यों होता है, मैंने एस आर वाई जीन या टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर के बारे में आपको बताया, यस सर। सो द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मेलनेस एंड फीमेलनेस ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब एम्ब्रियो के अर्ली स्टेजेस में ये तय हो जाता है कि उसे मेल बनना है या फीमेल बनना है।
ठीक है, कभी कभी ये तय नहीं भी होता, समटाइम्स इट इज डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ऐसा है, बहुत सारे एनिमल्स में ऐसा भी होता है। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिटरमाइन होता है, बराबर है। नाउ देखो, there are types of the sex determination on the basis of life cycle। लाइफ साइकिल के बेसिस पे भी होता है। ठीक है, एक होता है जिसको हम लोग प्रोगैमिक और दूसरा टाइप है सिनगैमिक। प्रोगैमिक का मतलब है सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन, मतलब पहले से ही तय हो गया कि कौन मेल बनेगा कौन फीमेल बनेगा। जैसे हनी बीज के केस में मेल अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो समझ जाओ कि हैप्लॉइड मेल पैदा होगा, ड्रोन पैदा होगा, है ना, बिना गैमी के, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस हो गया, इससे तय हो गया कि वो मेल है क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। सिनगैमिक का मतलब, सिनगैमी मतलब ही गैमेट का फ्यूजन होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो ये बहुत कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, ह्यूमन में वैसा ही होता है। स्पर्म सेल कौन सा वाई क्रोमोसोम लेके आया तो हो गया, स्पर्म ने अगर एक्स क्रोमोसोम लेके आ गया तो हो गया तय, डिसाइडेड। तो ये तय होता है, हम में तो बेटा तय होता है वेल द फर्टिलाइजेशन तय होगा, फिक्स हो जाएगा। अच्छा, ये है। तीसरा टाइप है बेटा एपिगैमिक। एपिगैमिक का मतलब है सेक्स डिटर्मिनेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब यहां आता है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, मतलब एनवायरमेंटल चीजें डिसाइड करेंगे कि ये इसका मतलब राइट टाइम है। तो मतलब कुछ मछलियां ऐसी है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट वो राइट साइड में चिपक गया तो मेल बनेगा, ठीक है, सरफेस को, और लेफ्ट साइड में चिपक तो फीमेल है ना, फीमेल बनेगी। ऐसा भी है भाई, ऐसा भी है। So a lot of things are there, you know, so there are a lot of mechanisms associated with that, बहुत सारे mechanism उसके साथ। तो यहाँ पे हमें जो mechanism समझने हैं वो क्या क्या है, देखो, पहला तो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन। हम क्रोमोसोमल थ्योरी को बहुत अच्छे से जानते हैं सभी लोग। दूसरी एक है जेनिक बैलेंस थ्योरी है। तीसरा फंडा है एनवायरमेंटल रेगुलेशन है, एनवायरमेंट रेगुलेशन करता है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। चौथा है बेटा हार्मोनल, हार्मोन की वजह से होगा। और एक है जिसको हम लोग नॉन एलोजोमिक डिटर्मिनेशन, ये प्रोकैरियोट्स में होता है। एक्चुअली देखो, प्रोकैरियोट्स में मतलब क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम, ऐसा ऑटोसोम ऐसा कुछ होता नहीं है। तो दैट इज व्हाट, उसमें तो कंजुगेशन की मदद से होगा, एफ नेगेटिव एफ पॉजिटिव, ये शायद मैंने आपको बताया भी था। यस, प्रोकैरियोटिक सेल आप लोगों ने अटेंड किया था, रिवीजन में मैंने बताया कंजुगेशन इन द बैक्टीरिया। यस और नो, एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव एपिसोम, है ना। तो बेटा ये सब चीजें हैं, बट उसमें उसको हम मेल फीमेल एक्चुअली कहते नहीं है, जबरदस्ती कहते हैं हम लोग, तो वो एक ना अलग बात हो जाती है। तो देखो, हमारी नीट मतलब हमारा जो एनसीईआरटी हमें सिर्फ मैक्सिममली दो क्वेश्चन पे, यहाँ पे दो लेवल पे क्वेश्चन पूछता है, ये वाला नहीं पूछता, ये भी नहीं पूछता है और ये भी नहीं पूछेगा, तीनों नहीं आते, सी डी ई नहीं। हमें दो बातें आती है, ए और बी। बी भी बहुत रेयर है, ए और ए ज्यादा है। ए के बारे में क्वेश्चंस आते हैं हमारी एनसीईआरटी, ए के बारे में, तो हम लोग उसी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये देखो क्या है इसमें। इसमें एलोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं हम लोग। एलोसोम ये वर्ड यूज करते हैं, ऑटोसोम एलोसोम। एलोसोम मतलब अलग प्रकार के क्रोमोसोम जो ऑटोसोम से थोड़े अलग है। ठीक है, सो एलोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन है बाय स्टीवेंस एंड विल्सन, इन्होंने बताया। Studied gametogenesis and concluded that out of the two parent, one is a heterogametic। अभी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा आपने, उसमें भी यही बातें आती है, हेटेरोगैमेटिक। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होमोगैमेटिक होगा। अब ह्यूमन बींग्स के केस में मेल जो है वो हेटेरोगैमेटिक है, एक्स एंड वाई, ऐसे दो प्रकार के गैमेट बनाएगा, ऑटोसोम प्लस एक्स एंड ऑटोसोम प्लस वाई। बट होमोगैमेटिक कंडीशन एंड अदर इज होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक कंडीशन क्या होती है भाई, फीमेल्स जो होती है ह्यूमन फीमेल्स, वो एक ही प्रकार का एक सेल बनाएगी, ऑटोसोम प्लस एक्स, दैट्स इट। सो होमोगैमेटिक्स ओनली प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ द गैमेट, वो एक प्रकार का ही गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ द गैमेट। और हेटेरोगैमेट डेफिनेटली बेटा दे प्रोड्यूस द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैमेट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट, दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट।
अब यार यहाँ पे एक चीज समझ जाओ, जो हेटेरोगैमेटिक है ना वही रेस्पॉन्सिबल है फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। यस, यस और नो? जो हेटेरो, देखो होमोगैमेटिक इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। सादा क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल सादा सिंपल क्वेश्चन कि हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन है ना विथ रिस्पेक्ट टू द क्रोमोसोमल थ्योरी? द आंसर इज द हेटेरोगैमेटिक पार्टनर। यस, यस और नो? है ना? ह्यूमंस में बेटा फीमेल इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द, है ना, द जेंडर ऑफ द चाइल्ड, ऑब्वियसली। सो है ना, दैट है ना रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑफस्प्रिंग्स यही होगा, कौन? हेटेरोगैमेटिक। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल, है ना, स्पेशल क्रोमोसोम्स नोन एज द सेक्स क्रोमोसोम, उनको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। कौन कौन से? दो टाइप है, एक होता है एक्स क्रोमोसोम, दूसरा है वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया हेनकिंग ने। वाई क्रोमोसोम ये देखो, हेनकिंग हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है, उसको भी आप देखो। वाई क्रोमोसोम के बारे में बात की बेटा स्टीवेंस ने। ठीक है। और जब हम लोग क्रोमोसोम के बारे में बात करें, दो टाइप के क्रोमोसोम है, वन इज ऑटोसोम्स, वन इज एलोसोम्स। एलोसोम्स को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, करेक्ट है। इनको हम लोग हेटेरोक्रोम कह सकते हैं, अलग प्रकार के क्रोमोसोम। ठीक है, आइडियोक्रोम कहते हैं। ठीक है, सो दे अलग अलग नाम है यार, वो तो आप समझ सकते हो। बट ऑटोसोम्स की संख्या हमेशा ज्यादा होती है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करें तो, है ना, ये सब ड्रोसोफिला के बारे में बात करें तो, मैंने बोला था ड्रोसोफिला में 4 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 2n इज इक्वल टू 8। ड्रोसोफिला में क्या है बेटा? 2n इज इक्वल टू 8। तो 2n इज इक्वल टू 8 मतलब क्या है बेटा? 6 तो आपको, है ना, ऑटोसोम देखने को मिलेंगे, बाकी 2 होंगे बेटा, है ना, सेक्स क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। तो 6 + 2, तो ऑटोसोम की संख्या ज्यादा है, एलोसोम की संख्या कम है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। मतलब यहाँ पे हमें ये समझना है कि n और 2n के बारे में अगर हम लोग बात करते, तो मैंने यहाँ 2n ले लिया। ठीक है, 2n ले लिया यहाँ पे। ऑटोसोम्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो व्हाट वी अंडरस्टैंड, ठीक है, वो हमेशा एलोसोम जो है हमेशा लेस इन नंबर होता है, हमेशा उनकी संख्या कम होती है, जैसे कि x है या y है। दैट इज व्हाट द पॉइंट। ठीक है, तो देखो हमें हमेशा ये समझ में आना चाहिए कि जब भी हम लोग एक सिंगल, मतलब अगर सिर्फ आपके गैमिट के बारे में बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली गैमिट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गैमिट, तो गैमिट में हमेशा एक हैप्लॉइड सेट होता है। गैमिट ऑलवेज हैव द हैप्लॉइड सेट n। तो n कितना है बेटा? 23 है। तो बेटा आपके अंदर ऑटोसोम की संख्या कितनी है? तो दैट इज आंसर इज व्हाट? द n-1। यस और नो? करेक्ट है ना? है ना? ऑटोसोम की संख्या कितनी है भैया? n-1। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। क्योंकि एक ही सेट है, दो सेट लोगे तो 23 और एक सेट आ जाएगा, मतलब 43। तो n-1 एंड n-1।
तो बेटा आवाज आ रही है आपको? यस, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर। ओके बच्चों, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? अच्छा, आ गया आ गया। तो मैं यही कह रहा था यार, ऑटोजोम की संख्या जो होगी, ओ इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ? ठीक ही तो है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा कट जाए तो बता देना यार। तो यहाँ पे बच्चों नोटिस करते हैं कि मैं 2n-2 या n-1 ऐसा कार्यक्रम रखूंगा। तो whenever there is, I will say the diploid सेट में हम लोग 46-2 करेंगे ह्यूमन बींग्स के केस में, क्योंकि मुझे तो पता है ना, दो यहाँ पे एक पूरे एंटायर सेल में, डिप्लॉइड सेल में दो ऑटोजोम से, या तो XX या तो XY व्हाटएवर। ठीक है, तो इस तरह से है ना, हमें ये नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स पता लग सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे कुछ मेथड से सेक्स डिटर्मिनेशन की, जो भी क्रोमोसोमल बेसिस पे हमें डिटरमाइन। तो पहला टाइप है, ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों। ठीक है, ऑल दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड, सो वी हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड अबाउट दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आता है बेटा XXXY टाइप। ठीक है, ये मेथड है। ठीक है, सो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, दो देखो, XX क्रोमोसोम जो है वो होमोगैमेटिक है। ठीक है, ये फीमेल में है। और दूसरा बेटा हेटेरोगैमेटिक है, मेल जो है वो AA+XY, AA+XS। AA इसीलिए लिखा क्योंकि वो डिप्लॉइड है, दो बार ऑटोसोम का सेट है, 2n। ठीक है, सो दैट वी हैव कंसिडर्ड A एंड A। एक A का मतलब है एक एंटायर सेट, हैप्लॉइड सेट n-1। A इज इक्वल टू n-1। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बेटा हम लोगों ने ये कंसिडर किया है। और ऑब्वियसली जब भी आप इंसान मतलब ह्यूमंस के बारे में बात करोगे, तो हमें जो गैमेट मिलेगा बेटा फ्रॉम द फीमेल, इट विल बी A+X, यही हमें मिलेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा एक ही होगी, 1। Why? Because all the gametes will be similar in case of what the human female. But in human male, we get the 1/2 ratio. A+X और A+Y ये हमें मिलेगा। और हम जानते ये बहुत इतना मतलब आप अच्छे से जानते हो, इसीलिए 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द 1/2 फीमेल पैदा होने के चांसेस है। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 है ना, मेल पैदा होने के चांसेस है। सो दैट्स इट, वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ हेटेरोगैमेटिक कौन है? मेल इज हेटेरोगैमेटिक, दैट्स इट, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब इसमें एग्जांपल क्या है बेटा, जैसे कि ह्यूमंस है, ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है वो है, और बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स है। अब एक मजेदार बात होती है, सर प्लांट्स में ऐसा होता है क्या? प्लांट्स में कैसा होता है? तो देखो बहुत सारे प्लांट्स में आज भी हम लोग नहीं जानते, ये क्लियर मैं पहले बता देता हूँ। उनमें क्योंकि क्रोमोसोम अलग वाले क्रोमोसोम कौन से हैं, एक्स है कि वाई है, ये नहीं हमें पता। बट रिसेंटली कुछ प्लांट्स के ऊपर काम हुआ है। ठीक है, इन प्लांट्स XXXY मेथड इज मोस्ट कॉमन। मतलब जो भी हमने डिस्कवरीज की है, बहुत सारे प्लांट के बारे में हम जानते नहीं है। मेलेंड्रियम नाम का प्लांट है, उसमें हमने काम किया है। कौन सा प्लांट? ठीक है, MEL है। So in plants, XX and XY method is most common. So sex chromosome found only unisexual plants. तो जितने भी यूनिसेक्सुअल प्लांट्स सबको देखने को मिलते हैं, नॉट बाइसेक्सुअल, है ना। बाइसेक्सुअल है मतलब उसमें दोनों प्रकार का सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होंगे उसके फ्लावर में। And Y chromosome is the larger and more important than the X chromosome. देखो ह्यूमंस में, ड्रोसोफिला में, इंसेक्ट्स में, एनिमल्स में X क्रोमोसोम बड़ा होता है, Y क्रोमोसोम छोटा होता है। But in case of the plant, the Y chromosome is larger and X chromosomes are small. ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस है। बाकी उतना आपको पूछेंगे है नहीं, आपको पूछेंगे ह्यूमंस के बारे में, ड्रोसोफिला के बारे में, सो यू विल बी वेरी थ्रो। ओके सर पता है, XX, XY. X is larger one, Y is the smallest chromosome in case of the humans, even in case of the Drosophila. Done? बट याद रखना बेटा, ड्रोसोफिला में हमें अलग वाला कंसेप्ट भी पढ़ना है। जेनिक बैलेंस थ्योरी हमें ड्रोसोफिला में पढ़नी है।
ठीक है, तो अभी तो क्रोमोसोमल थ्योरी के हिसाब से ड्रोसोफिला में XX है तो फीमेल है, XY है तो मेल। अब मैंने क्या कहा था उस दिन, आपको याद रखना बेटा, आपके बुक में लिंकेज वाला एक कंसेप्ट दिया है, डायग्राम दी है, 2 क्रॉसेस दिए हुए हैं, मैंने बोला वो मैं बाद में बताऊंगा। अब ये पॉइंट याद रखना कि ड्रोसोफिला में XX है तो फीमेल है और XY है तो मेल है, अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोमल थ्योरी। इसी थ्योरी से वो हमें समझ में आएगा जो वहां पे दिया गया है। एनीवे बहुत आसान है वो, बट हमें यहाँ नोटिस क्या करना है, प्लांट्स के केस में भी ऐसा हो सकता है। यहाँ देखो ये प्लांट का नाम लिखा है मेलेंड्रियम, ठीक है, स्टडीड बाय व्हाटएवर मे बी द नेम, तो इतना आपको पूछेंगे नहीं, ठीक है। या तो कॉक्सिन स्टडीड बाय द RP रॉय, है ना। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिनमें हमने स्टडी किया हुआ है, बट उसमें Y क्रोमोसोम बहुत बड़ा होता है, ये एक पॉइंट है। अब जो है हमारे पूछा जा सकता है वो है बेटा एक और मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं ZWZZ मेथड। ना ये क्या है भाई ZWZZ, ZWZZ में ZW हेटेरोगैमेटिक है। मैं आपको थोड़ा पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं ऐसा लिखूं ना XXXY, ठीक है, वो लोग ये फीमेल में है और ये मेल में है, और फिर बाद में बोलो कि XYXX, ये फीमेल है और ये मेल है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हमने जैसे ही है ना ये फीमेल और मेल को, जब फीमेल को हेटेरोजाइगोटिक बोलना है तो हमने ZW ऐसा लिया, इसको ZZ लिया, ठीक है। तो है ना फीमेल फीमेल जब हेटेरो है ना गैमेटिक है, फीमेल जब हेटेरोगैमेटिक है तो हम लोग Z और W ये यूज करते हैं फॉर द सेक्स क्रोमोसोम। रिमेंबर व्हाट आई एम टेलिंग, जब फीमेल हेटेरोगैमेट है तो हम लोग Z और W ये यूज करते हैं लेटर्स फॉर द सेक्स क्रोमोसोम। जब मेल हेटेरोगैमेटिक है तो हम लोग X और Y ये लेटर्स यूज करते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? यस एवरीवन, है ना। तो यहाँ पे आते हैं, देखो तो ZWZZ इसका मतलब है कि हेटेरोगैमेटिक कौन है भाई, फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक और मेल इज होमोगैमेटिक। एग्जाम्पल कौन है, जैसे कि बटरफ्लाई, सिल्कवर्म, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इन सब में है, ठीक है। तो ये जो है ना कुछ प्लांट्स है जैसे कि फ्रेगेरिया, फ्रेगेरिया आप लोगों ने नाम सुना होगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में फ्रेगेरिया, रनर, सकर, स्टोलोन, कहाँ पे सुना है फ्रेगेरिया, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पे हमें ये डेफिनेटली समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली बेटा हमें ये समझ में आना चाहिए, वर्ड को मैं ज्यादा एम्फेसाइज नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादा हो जाता है। तो मुद्दा क्या है, यहाँ पे हम लोग ये जान ले कि ये वाला कंसेप्ट है एक्चुअली जो मैंने बताया ना लाइगेरिस, ठीक है। तो ये है, मैं यहाँ पे ZW ये वाला यूज नहीं करूंगा जब भी फीमेल हेटेरोगैमेटिक है। तो तीसरा टाइप है बच्चों, तीसरा टाइप है XXXO, Y क्रोमोसोम है ही नहीं, या तो 2 X क्रोमोसोम है या तो एक ही X क्रोमोसोम है, ऐसा। तब भी बेटा है ना यहाँ पे होमोगैमेटिक फीमेल होगी, हेटेरोगैमेटिक मेल होगा। होमोगैमेटिक फीमेल मतलब A+X प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो गैमेट्स होंगे मेल के वो A+X या तो A+0 है ही नहीं, ठीक है। तो इसको प्रोटेनर टाइप बोलते हैं। प्रोटेनर टाइप में क्या होता है, प्रोटेनर टाइप में देयर इज अ नो है ना, या तो 2 क्रोमोसोम है या तो X क्रोमोसोम है, मतलब नंबर ऑफ X क्रोमोसोम डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे नोटिस करो बेटा, ग्रास होपर में, बर्ड्स में, कॉकरोचेस में, राउंड वर्म्स में, है ना, प्लांट्स में बेटा वेलिस्नेरिया नाम का प्लांट आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। डायस्कोरिया नाम का प्लांट है, याम प्लांट जिसको हम लोग है ना याम प्लांट। इनके केसेस में बेटा आपको ये चीज देखो, प्लांट्स के बारे में वैसे भी बेटा पूछते नहीं है, हमको पता होने चाहिए एनिमल्स, ग्रास होपर, बर्ड्स, कॉकरोचेस। बर्ड्स कुछ मत याद रखो, ग्रास होपर अच्छे से याद रखना, ठीक है। राउंड वर्म को अच्छे से याद रखो, कॉकरोच, क्योंकि जब आप एनिमल किंगडम पढ़ते हो तो वहां पे मैंने आपको बताया भी है अभी कि कहाँ कहाँ पे डायमॉर्फिज्म का ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा यहाँ डेफिनेटली जो हेटेरोगैमेटिज्म आपको देखने को मिलता है वो मेल में देखने को मिलेगा, A+X नॉट।
तो मेल गैमेट A+X बन सकता है या A+0 बन सकता है। ग्रास होपर इज द बेस्ट एग्जाम्पल, यू हैव टू रिमेम्बर, है ना, फॉर द XXX0 मेथड, प्रोटेनर मेथड। ठीक है, दूसरा है ना, ये बहुत वेरी रेयर केस है, बट इसको देखो, बर्ड्स में आपको देखने को मिलता है। Z0 मेथड है। ठीक है, अब Z0 क्यों कहा, अगेन वही बात आ गई बेटा, क्या कि हेटेरोगैमेटिक फीमेल है ना, और होमोगैमेटिक मेल है। एग्जाम्पल क्या है, पिजन, डक, इनके केस में आपको ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ये सारी चीजें हो गई। अभी क्रोमोसोमल है ना, यहाँ पे नॉर्मल मतलब आपको सिर्फ XY टाइप है ना, दूसरा है बेटा XX टाइप, ये लैरिंग टाइप, ये प्रोटोनर टाइप। ठीक है, उसके बाद E1 यहाँ पे आता है ZZ टाइप या Z0 टाइप, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से 4 वेज है अगर हम पेयरिंग के बारे में बात करते हैं तो, है ना, अब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम, प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम, ऐसा हम लोग मतलब वाई क्रोमोसोम कहते हैं हम लोग, क्योंकि डब्ल्यू भी एक है, डब्ल्यू वाई को हम लोग डब्ल्यू क्रोमोसोम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ देखो एक और फंडा है, फोर्थ वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं अरिनोटॉकी। अरिनोटॉकी होता है मतलब, यहाँ आप हनी बीज का बढ़िया एग्जांपल देख सकते हो। ठीक है, देखो, इन दिस एंटायर प्लॉइडी लेवल डिटरमाइन सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो प्लॉइडी लेवल कितनी है, इससे ये डिटरमाइन होता है। हनी बीज में, वैस्प में, एंड्स में भी ये है, वैस्प में भी है, हनी बीज में भी है। ठीक है, हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप। अभी हनी बीज के बारे में अगर आप सोचोगे, उसमें 3 प्रकार के बेटा ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। स्टेबल नहीं है बच्चों, कनेक्शन स्टेबल नहीं है, हो सकता है ब्रेक हो जाए बीच बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बेटा टाइप्स है, जैसे कि क्वीन 2n होती है डिप्लॉइड। हाँ हाँ बेटा बोलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सो क्वीन जो है देखो, ये जो है हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप है। हैप्लोडिप्लॉइड टाइप बहुत ही सिंपल चीज है, हम लोग अभी देखेंगे, उसको पूरा सॉल्व करेंगे। देखो, क्वीन फर्टाइल होती है ना, यही मतलब रिप्रोडक्टिव जो फीमेल है उसको ही हम लोग क्वीन कहते हैं। वर्कर्स जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, बट वो स्टेराइल रहती है। ठीक है, स्टेराइल। और जिनको हम ड्रोन कहते हैं, ये मेल है, ओनली एकमात्र मेल। जो हैप्लॉइड होते हैं वो मेल है, वो फर्टाइल होते हैं। उनका काम ही होता है बेटा सिर्फ रिप्रोडक्शन करना, मर जाना, इतना ही काम है। ठीक है, तो ये है, आपको बिल्कुल सिंपल पता होना चाहिए। देखो, क्वीन के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो शी हैज 2n इज इक्वल टू 32, मतलब n इज इक्वल टू 16 होगा। और जो मेल होते हैं दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड, n इज इक्वल टू 16। मेल्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन केस ऑफ द हनी बीज। तो बात बड़ी ध्यान से समझो, जब भी क्वीन को गैमीट प्रोड्यूस करने हैं तो वो मियोसिस करेगी, हैप्लॉइड एक सेल बनाएगी। बट जब मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो वो माइटोसिस करेगा, क्योंकि वो खुद हैप्लॉइड है। तो n से n बनाना है, स्पर्म आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, मेल इज आल्सो हैप्लॉइड। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा स्पर्म जो है वो माइटोसिस से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, नाउ बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो हैप्लॉइड n है, यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस होती है, मतलब ये बिना फर्टिलाइजेशन के हैप्लॉइड में है ना मेल बना देगा, ड्रोन बन जाएगा। तो ड्रोन का प्रोडक्शन जो है बेटा, ठीक है, ड्रोन का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ मदर से होता है। सो ड्रोन नेवर हैव एनी फादर, ड्रोन को कोई फादर कभी नहीं होता, नेवर। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, नो हैव नो फादर। ठीक है, क्या आप ऐसे बेटा एनिमल के बारे में बता सकते हो, ऐसा एनिमल जिसमें कभी भी, एनी टाइम, कभी भी पार्थेनोजेनेसिस ही होता है, मतलब उनमें मेल होता ही नहीं है, नेवर, मेल इज नॉट फाउंड, ओनली हैप्लॉइड फीमेल्स आर देयर। ठीक है, ऐसा भी एनिमल है यार। सो यहाँ पे अब थोड़ा नोटिस करो कि हैप्लॉइड मेल बिल्कुल लिजर्ड है ना, लिजर्ड।
ठीक है, सो हैव नो फिदर, लेसर टू सेक्स इक्वल आर्मेनिका, बराबर है, यही है। ठीक है, तो ये डेफिनेट बेटा हमको ये समझ में आना चाहिए, हैव नो फिद फादर, इनको बेटा फादर ही नहीं, फिदर फिदर बोल रहा हूं, फादर नहीं है। सो मुद्दा क्या है यहाँ पे नोटिस करना, अगर डिप्लॉयड फीमेल प्रोड्यूस होनी है तो मेल से जो स्पर्म आया है, अगर ये फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो ही बेटा फीमेल प्रोड्यूस होगी। अब ये फीमेल में भी है, इफ फीड्स ऑन द रॉयल जेली, रॉयल जेली खाती है तो बन जाती है क्वीन फर्टाइल फीमेल, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, सारे प्रकार के न्यूट्रिशंस होते हैं जिसके वजह से उसमें फर्टिलिटी डेवलप होती है, ओवरीज है ना उसकी मैच्योर होती है। ठीक है, अगर बेटा उसने है ना बहुत ही नॉर्मल सा मतलब भोजन खाया है, बिल्कुल सिंपल पोलन ग्रेन खा लिए हैं, ऐसे कंडीशन में है ना वो वर्कर बीज बन जाती है और वो हमेशा स्टराइल रहती है। तो स्पेशली कलेक्ट करते हैं लोग, ऐसे ऐसे कंपोनेंट कलेक्ट करते हैं जिससे रॉयल जेली बनाई जाए। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा कि इनमें डेफिशिएंसी होती है। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि एक देखो क्वीन ये जो बनती है ना, उसका काम ही है कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस करना, बहुत सारे वर्कर हनी बीज और ड्रोन्स को पैदा करना, यही उसका काम है। ठीक है, उसके जो ओविडक्ट में बेटा बहुत सारे ड्रोन के जो एक सेल से है ना पार्थेनोजेनेसिस से तैयार होने के लिए बने रहते हैं, पहले से प्री डिटरमाइंड। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे जब भी ड्रोन का फर्टिलाइजेशन का काम हो जाता है, उसके तुरंत बाद आफ्टर कॉपुलेशन द ड्रोन विल डाई। बस सेम वे फॉर द क्वीन इज आल्सो ट्रू। ठीक है, क्वीन के केस में भी यही होता है, जब उस क्वीन के ओविडक्ट से सारे बेटा जो फर्टाइल एक सेल्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो ये सारे ड्रोन्स मिलकर के उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसको मार डालते हैं, जो है ना। तो ड्रोन का ये भी काम है, ठीक है, रिमूव द अनवांटेड। मैंने बताया ना रॉयल जेली वो खाती है, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशियस रॉयल प्रोडक्ट जमा करते हैं और उसको एक कोई बेटा जो उसको फीड करेगी उसी के अंदर है ना एनी फीमेल। और ये देखो एनी फीमेल कैन बिकम क्वीन, दैट इज व्हाट द पॉइंट, एनी फीमेल है ना। बस कंजम्पशन क्या है, फूड क्या खाती है, उसके ऊपर ये सब कुछ डिटरमाइन होता है। तो ये हमारा पॉइंट ही नहीं है, हम लोग तो जेनेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है हैप्लोडिप्लॉइड मेथड। ठीक है, तो ये था बेटा बहुत ही सिंपल क्रोमोसोमल थ्योरी रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स। राइट नाउ यहाँ पे हम लोग आते हैं एक और चीज के बारे में, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, जेनिक बैलेंस थ्योरी। नाउ यहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज है, देखो हम लोग अगर सिर्फ ये मान ले कि सेक्स डिटर्मिनेशन सिर्फ एक्स और वाई क्रोमोसोम तय करता है, ठीक है, तब तक हम क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। बट अगर हम ये माने कि सेक्स डिटर्मिनेशन में एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स कितने हैं ये भी तय करेंगे कि है ना जेंडर क्या होना चाहिए, तो फिर हम लोग जेनिक बैलेंस थ्योरी के बारे में बात करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे सीबी ब्रिजर नाम के साइंटिस्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रोसोफिला की स्टडी की है उन्होंने, ये पूरा जेनिक बैलेंस थ्योरी है ना समझाया है। अकॉर्डिंग टू दिस द जीन ऑफ द मेलनेस, थोड़ा ध्यान से देखना, and femaleness are found in every organism and a delicate balance exists in them। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही मेल बनने के और फीमेल बनने के जीन मौजूद होते हैं। इवन ह्यूमंस के बारे में मैंने आपको तो बताया, ह्यूमंस के बारे में लास्ट क्लास में बताया ना कि हर मेल में एवरी मेल हैव द एक्स क्रोमोसोम, और उस हर मेल में बेटा फीमेलनेस के सारे कैरेक्टर होते हैं क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पूरा है ना। ये तो भला है वाई क्रोमोसोम के पास SRY जीन है जो कि फीमेलनेस को सप्रेस कर देता है। वाई क्रोमोसोम का छोटा सा ही क्रोमोसोम है बट इट सप्रेसेस द फीमेलनेस। यस सर, दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इनका कहना थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है ये, चलो देखते हैं। The gene of the femaleness is present on the X chromosome, है ना, जो भी जीन है फीमेलनेस के वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलेंगे उनको सेक्स लिंक्ड जीन ऑफ, है ना, अभी है ना ड्रोसोफिला या एसेक्सुअल जीन इसको हम लोग बोलते हैं।
या सपोज मानते हैं सेक्स लीथल जीन, यहाँ पे हम लोग इसको कह रहे हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। is present on autosome. Now this is more important to be noticed, not on the Y chromosome. ये Y chromosome पे नहीं है, it is present on the autosome, not on the, बड़ा ध्यान से समझो। जैसे ह्यूमंस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, the gene for the maleness is present on the Y chromosome, तो हमारे लिए ये सही है, बट ड्रोसोफिला के लिए नहीं। ड्रोसोफिला में मेलनेस का जीन ऑटोसोम्स पे होता है। आई अगेन रिपीट इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, हम में भी XX है तो फीमेल होगा, XY है तो मेल होगा, उसमें भी XX है तो फीमेल होगा, XY है तो मेल होगा, बट डिफरेंस कहाँ पे है? The gene of the maleness is present on Y chromosome in case of the humans, but the gene for the maleness is present on the autosome. जैसे एग्जांपल यहाँ पे TRA जीन दिया है ऑफ ड्रोसोफिला, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि Y chromosome have a no role in the sex determination in ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के केस में एक्चुअली Y chromosome का वैसा कोई रोल है नहीं। तो व्हाट इज इन ड्रोसोफिला, Y chromosome helps in spermatogenesis, जब स्पर्म बनाना है ना तो उसमें वो मदद करता है। मोटिलिटी इन स्पर्म, उसमें वो मदद करता है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, इसमें वो मदद करता है। बट मेल बनना है कि नहीं बनना है ये पहले, मतलब प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो है ना, नहीं हो पाएगा। इफ Y क्रोमोसोम इज एब्सेंट इन ड्रोसोफिला देन इट विल बिकम स्टेराइल, तब बेटा वो मेल ही रहेगा बट वो स्टेराइल मेल बनेगा, बट मेल जरूर है वो, है ना। तो Y क्रोमोसोम अगर एब्सेंट है तब भी वो मेल बनेगा। तो इस चीज से उसने फाइंडिंग किया, ठीक है। नॉर्मल हम लोग जो हमें क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में बात करते हैं बच्चों, विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, यहाँ पे बेटा हम लोगों को ये चीज नोटिस करनी है कि, है ना, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स इंडेक्स रेशियो, SIR, ठीक है। SIR क्या है? यहाँ पे फॉर्मूला बेटा नंबर ऑफ X क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑटोसोम सेट, मतलब ही X/A। अब होता क्या है बच्चों, नोटिस करना, यहाँ पे आप नोटिस करना कि अगर बेटा X/A रेशियो 1 आया तो वो फीमेल होगी, X/A रेशियो अगर 0.5 आया तो वो मेल होगा, 1 से ज्यादा आ गया तो बेटा वो सुपर फीमेल, ठीक है, लेस देन 0.5 आया तो बेटा सुपर मेल, ऐसा होता है। और अगर इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट मतलब इफ इट इज रेंज, मतलब इसकी जो रेंज है ना, इट इज इन बिटवीन 1 to 0.5, ठीक है, अगर ऐसा है। यस, ये ड्रोसोफिला के लिए है, ठीक है, नॉट फॉर ह्यूमंस। तो बेटा वो इंटरसेक्स होता है, ठीक है। अगर, है ना, रेशियो 1 आया तो फीमेल, 0.5 आया तो मेल, 1 से ज्यादा आया तो सुपर फीमेल, 0.5 से कम आ गया तो सुपर मेल, और अगर 1 और 0.5 के बीच में आ गया तो बेटा वो इंटरसेक्स होता है, ना मेल ना फीमेल। दैट इज द पॉइंट। यस, X/A। अब ये सादा सिर्फ फार्मूला पूछते हैं यार वो लोग भी, नीट वाले भी ऐसे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे A/X लिखना शुरू कर देते हैं। सो रिमेंबर दिस, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम लोग, जैसे कि ये क्वेश्चन है, फाइंड द SIR, साइटोप्लाज्मिक सॉरी, है ना, जो रेशियो है ना, इंडेक्स रेशियो जो है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास में एक ऐसा AA है, मतलब इसमें 2 सेट है, 2N, और बिल्कुल डेफिनेटली बच्चा इसमें 2 X क्रोमोसोम है। तो ऑब्वियसली बेटा 2 X क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय 2 ऑटोसोम सेट इज इक्वल टू 1 आया, तो डेफिनेटली ये फीमेल है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो AA एंड XY। तो अब आपको नोटिस करना है, क्योंकि हमें Y क्रोमोसोम नहीं गिनने हैं, हमें सिर्फ X क्रोमोसोम, तो यहाँ पे एक ही X क्रोमोसोम है, तो ये आ गया 1/2, तो इट इज 0.5, सो इट्स अ मेल। तो 1 आया तो फीमेल,
0.5 आया तो मेल। अगेन जैसे कि यहाँ पे देखो, या वाई क्रोमोसोम है ही नहीं तो स्टेराइल मेल बनेगा। AA X0 1/2 ही आएगा ना, तो यहाँ पे फिर से मेल ही बनेगा, बट ये स्टेराइल मेल होगा, स्टेराइल मेल। नाउ समटाइम्स डिसजंक्शंस होते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं। तो अगर बेटा AA XX आता है तो रेशियो क्या है बेटा, 3/2, इट्स 1.5, तो ये हो गई सुपर फीमेल। सुपर फीमेल थोड़ा है ना, इसका साइज बड़ा होता है ना, नॉर्मल फीमेल से वो थोड़े से हेल्दी होते हैं। 1.5। अगेन यहाँ पे देखो ऑटोजोम बेटा 3 है और बेटा वो दोनों एक्स क्रोमोसोम है, ऐसा भी होता है, ये ड्रोसोफिला में सब होता है। सो 2/3 आएगा, 0.6 आया, अभी देखो 0.6 आया, ठीक है, तो ये है इंटरसेक्स। ये कहां पे आया, इन बिटवीन 1 to 0.5, so that is a intersex. Now AAA and XY, यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है और 3 ऑटोसोम है, तो 0.3 आया, तो 0.3 आया मतलब लेस देन 0.5 आया, तो बेटा सुपर मेल ये है। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स को इसमें पेपर में दिखेगा। ये जो है ड्रोसोफिला का सेल है, ठीक है, ड्रोसोफिला का सेल है, और मैंने तो बताया उसमें 2n = 8 होता है, काउंट कर लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें बेटा यहाँ पे 3 सेट ऑटोसोम के दिख रहे हैं और 2 सेट बेटा सेक्स क्रोमोसोम के होते हैं, तो बेटा AA + XX, तो इट इज फीमेल, ये फीमेल है। ठीक है, अगेन देखो, ये ऑटोसोम का पेयर है, ये ऑटोसोम का पेयर है, ये ऑटोसोम का पेयर है, ये सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है, यहाँ पे XY दिया है 1/2.5 मेल। ऐसा क्वेश्चन नीट में, मतलब AIPMT में पहले आ चुका है, सो बी केयरफुल अबाउट इट। ऐसे लिखते हैं, नीचे साइड में जो होगा यहाँ पे जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स है। अगेन राइट नाउ यहाँ पे आओ, अब आपको चीज दिखाई दे रही है बेटा, ऑटोसोम के 3 सेट है, ऑटोसोम के 3 सेट है, ऑटोसोम के 3 सेट है, बट एक्स क्रोमोसोम के 2 सेट है, तो AA + XX, तो 0.6 इंटरसेक्स। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 2 2 2, बट XXY भी लिखा है, तब भी ये फीमेल है। XXY लिखा है पे फीमेल है, 2/2 आएगा, क्योंकि हमें Y क्रोमोसोम कंसिडर ही नहीं करना है। यस, we don't have to consider the Y chromosome, only X divided by the autosomes, number of X chromosome divided by the number of autosome set, that's it। ठीक है, सो ये रहा बेटा ड्रोसोफिला का जेनिक बैलेंस थ्योरी, मतलब ऑटोसोम कितने हैं और एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, इस हिसाब से तय होगा कि वो मेल है, फीमेल है, सुपर मेल है, सुपर फीमेल है, या इंटरसेक्स है। नथिंग, मैंने बताया ना, ये नीचे साइड में लिखे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे वाई क्रोमोसोम है तो बस ऐसे रहेगा, दैट्स इट। यस और नो, ये दोनों एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है, यू कैन स्पॉट द डिफरेंस इजीली। यस और नो? सर ऊपर जाओ ना 1 मिनट। हाँ लो, ये दो। सर 7th में 3 होंगे ना एलोसोम, अरे ऑटोसोम। किधर है? 3 कहाँ होंगे? ऊपर के 3 क्या है सर? अरे ये सेट है ना, ये ऑटोसोम 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 है ना, डिप्लॉयड कंडीशन है यार। 2n = 8 है मेरे भाई, 2n मतलब 2 सेट होते हैं, 2n प्लॉइडी 2 है। सेट्स का मतलब कितनी प्लॉइडी है, n कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 times 1n, दैट्स इट। ओके, ये समझ। समझा? हाँ, यस। बहुत बढ़िया। सो हाउ मेनी सेट्स ऑफ द हैप्लॉइड, दैट इज A, है ना? पक्का बेटा? यस। बहुत बढ़िया, लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। अब ये किसी ने पूछा, क्या है यार, क्या क्वेश्चन है इसका, why don't we have to consider Y chromosome? Why? Because Y chromosome do not have the gene for the, अभी बताया ना कारण, मैंने इतना बड़ा तो कारण बताया। मैं ह्यूमंस में तो Y क्रोमोसोम को कंसीडर करता हूं बिकॉज Y क्रोमोसोम हैव द जीन फॉर द मेलनेस। यस कृतिका, है ना? क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा तेरा, बट आंसर मैंने पहले ही दिया है।
है ना, because Y chromosome do not have the gene for the maleness, so that we don't consider the Y, है ना। बहुत बढ़िया। तो चलो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। एनवायरमेंटल कुछ है, चीजें हैं, वैसे पूछते हैं नहीं, ठीक है, बट है, बता देते हैं। सो एनवायरमेंटल रेगुलेशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी एक चीज है। इट इज मोर सिग्निफिकेंट इन लोअर, मतलब देखो हायर ऑर्गेनिज्म में ये सब होता नहीं है। बोनेलिया, है ना, क्रिपेडुला, ऑफ्रियोटोसा, ये ऐसे ऐसे अलग है ना। मरीन वर्म है, ठीक है। क्लियर डिफरेंशिएशन इन मेल एंड फीमेल, बट देयर लार्वा आर ऑल सेम। तो उनके लार्वा हमेशा एक ही जैसे होते हैं। मेल और फीमेल देखोगे, मतलब अडल्ट जो है आपको बड़ा प्रॉपर डिफरेंशिएशन दिखाई देगा। तो लार्वीज आर ऑलवेज सेम, ठीक है। तो उनके लार्वी हमेशा सेम होते हैं। तो लार्वा का क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, ठीक है, ऑल सिमिलर लार्वीज है, बट इफ इट डेवलप्स इन द ग्रुप ऑफ अदर फीमेल्स, यहाँ देखो संगत का असर जिसको बोलते हैं ना, इफ इट डेवलप्स इन द ग्रुप ऑफ अदर फीमेल, it becomes male, है ना, अजीब सी बात। and if it develops in isolated condition, अकेले डेवलप होगा, it becomes female, ठीक है। या तो हम सीधा बोले, अगर जब भी ये कॉलोनीज में रहेगा, ग्रुप में रहेगा, 2-4 लोग मिलके रहेंगे, तो ये मेल बनेगा। और वो आइसोलेशन में डेवलप हो जाएगा तब वो फीमेल बनेगा, इट बिकम्स फीमेल, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी, है ना, कि मतलब कितने लोग आजू बाजू में रहते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये एनवायरमेंटल फैक्टर है। जैसे क्रोकोडाइल में एंड लिजर्ड्स में, ठीक है, इन लो टेम्परेचर दे बिकम फीमेल। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एग का डेवलपमेंट अगर बेटा लो टेम्परेचर तो फीमेल बन जाते हैं। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में गर्म कर दो उसको तो बेटा वो मेल बन जाएगा। In turtles, it is different, है ना। Greater than 33 degrees Celsius, they become female. Less than 28 degrees Celsius, they become male. And if the temperature is 28 to 33 degrees Celsius, equal male और female आपको दिखेंगे। मतलब है ना, बहुत सारे एग्स होंगे, हैचलिंग्स आएंगे। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो बेटा सारे फीमेल बन जाएंगे। टेम्परेचर कम है ना, 28 से डिग्री सेल्सियस से, तो सारे मेल बन जाएंगे। बट अगर इंटरमीडिएट टेम्परेचर है 28 to 32, तो आपको, ठीक है, मेल फीमेल जो है थोड़े बराबर अमाउंट में मिल जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू। मेडुसा नाम की जो फिश है, मरीन फिश, ठीक है, इसमें केस में इन वार्म वाटर, गर्म पानी में वो फीमेल बन जाएगी, कोल्ड वाटर में वो मेल बन जाएगा, दैट्स इट। तो ये सब है बेटा, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है, लॉट ऑफ एग्जांपल्स दुनिया भरी पड़ी है ना। पूरा डिस्कवरी चैनल ओपन हो जाता है, मजा आता है, बट एनसीईआरटी में नहीं है और नीट में भी ज्यादा करके पूछते नहीं है, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में क्वेश्चंस डेफिनेटली बहुत बार पूछे गए हैं। और जेनिक बैलेंस थ्योरी जो ड्रोसोफिला की मैंने आपको बताई थी, 1 है तो क्या होगा, 0.5 है तो क्या होगा, ठीक है। याद रखना, एक सिंगल ए रिप्रेजेंट करता है एंटायर हैप्लॉइड सेट ऑटोसोम्स का, एक एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इसमें बिल्कुल भी गलती मत करो, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस, ओके। नाउ एक आता है हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है। हार्मोनल रेगुलेशन, सेक्स जो हार्मोन्स होते हैं वो डेफिनेटली बेटा रोल प्ले करते हैं, है ना। इवन ह्यूमंस में भी बेटा, बट बाद में वो रोल प्ले करते हैं। स्पर्मेटाइजेशन कितना होना चाहिए, स्पर्म कितने बनने चाहिए, स्पर्म कब बनना चाहिए, इसके ऊपर सारे ही हार्मोन्स अपना अपना थोड़ा 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 डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो जो तुझे आंसर भेजा है, जो एक्सप्लेनेशन भेजा है ना राहिल, है ना, LH can also impact the development of the Sertoli cells. They have more important role in the sex differentiation. तो ये बहुत important है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। One thing we have to understand कि हार्मोन्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। कुछ लोगों में जैसे कि गायनाकोमेस्टिया वगैरह जैसे
कंपोनेंट दिखाई देते हैं। मैंने लास्ट आपको बताया था गायनेकोमास्टिया क्या होता है, कि मेल में भी फीमेल के कैरेक्टर्स आने शुरू हो जाते हैं। सूडो हर्माफ्रोडिज्म दिखाई देता है, ठीक है, मतलब उनमें ऐसा नहीं होता कि वो फर्टाइल है, फर्टाइल नहीं होते हैं, वो स्टराइल रह जाते हैं, बट उनमें दोनों प्रकार के चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखो हैन के केस में आपको देखो, तो यहाँ पे हम लोग है ना, अगर इफ ओवरीज आर रिमोट देन इट डेवलप्स, है ना, डेवलप्स मेनी मेल कैरेक्टर्स। अगर उसके ओवरीज निकाल दो तो उसमें बहुत सारे मेल कैरेक्टर आना शुरू हो जाते हैं, मतलब हार्मोन्स है। ओवरीज निकाल दिया मतलब आपने हार्मोन रिलीजिंग जो स्ट्रक्चर है उसी को निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये भी एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री मार्टिन इन कैटल्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मेल हार्मोन्स डेवलप अर्लियर देन फीमेल, ऐसा होता है। मेल हार्मोन पहले बनते हैं, फीमेल के पहले बेटा ये डेवलप होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि जब भी हम लोग इनके बारे में बात करते हैं, हार्मोन्स के बारे में, तो इसमें मैं ज्यादा एलैबोरेट नहीं करूंगा, आपको गायनेंड्रोमॉर्फ पता होना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा बेटा इसको रिसर्च करो, पढ़ो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, फ्री मार्टिन इन कैटल्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज है, नहीं आया तो फिर पूछना है। सो देखो गायनेंड्रोमॉर्फ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ये हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए, इसको हम लोग सेक्स मोजाइक कहते हैं, तो इसके आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस है, ठीक है। गायनेंड्रोमॉर्फ, these are the special organisms which have half male body and half female body. ना ये जो चीज है ना, मतलब जैसे बुक में लिखी होती है, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये इंसेक्ट है, यहाँ पे एग्जैक्ट कट कर दो, इधर मेल है इधर फीमेल है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है ना, हाफ मेल अर्धनारेश्वर, है ना। So it's a mosaic actually, you know, it's a sex mosaic. What it means, you know, I will tell you right now. देखो ड्रोसोफिला में, सिल्क वर्म में, इंसेक्ट्स के केसेस में हमें ये चीज देखने को मिली है, ठीक है। होता क्या है कि देखो अब ये उसका मेन जीनोम है ए प्लस एक्स एक्स, तो आपको तो लग रहा है कि ये कंप्लीटली फीमेल ही बनेगी, क्योंकि ए प्लस एक्स एक्स ड्रोसोफिला है, तो इट मस्ट बी फीमेल, ठीक है। तो फर्स्ट माइटोसिस जब भी होता है, जैसे माइटोसिस होना शुरू हो जाता है, तो कुछ सेल्स में बेटा फीमेल बॉडी बन जाती है और कुछ सेल जो है वो मेल बॉडी बन जाती है, तो एक्स क्रोमोसोम लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब इनकी बॉडी अगर आप देखोगे, मतलब गायनेंड्रोमॉर्फ जो बॉडीज होती है, ये उसका माउथ में बना देता हूँ, तो दे हैव सम टिश्यूज of the male, some tissues of the female, some tissues of the male, some tissues of the female, ठीक है। तो इसे एक्चुअली हम लोग रियल मोजाइक कहते हैं। ऐसे हाफ बॉडी इधर काटो तो मेल इधर काटो तो फीमेल, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल हियर, ठीक है। दे हैव द पैचेस ऑफ द मेलनेस टिश्यू एंड फीमेलनेस टिश्यू इन देयर ऑल ओवर बॉडी, ठीक है। तो ये है बेटा, इस तरह से हमें ड्रोसोफिला देखने को मिलता है, पक्का है ना। तो ये कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया है, बट व्हाट इज गायनेंड्रोमॉर्फ, जब भी आपको ये पूछा जाएगा, तो गायनेंड्रोमॉर्फ में हो सकता है समटाइम्स देयर इज अ नॉन डिसजंक्शन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम वाइल, है ना, मतलब ऐसा होता है कि एक्स क्रोमोसोम लॉस हो जाता है, एंड सो दैट इट विल रिजल्ट इनटू समथिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द गायनेंड्रोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखो, जो ये चीज मैंने बताई है ना, ये मोजाइक पैटर्न, इसमें गायनेंडर ये वर्ड आता है, फीमेल बॉडी विद द पैचेस ऑफ द मेल टिश्यू, यहाँ पे भी वही है, ठीक है ना, फीमेल बॉडी विद द पैचेस ऑफ द मेल टिश्यू, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था वैसा ही है, एकदम हाफ हाफ नहीं होता, बड़ा ही मुश्किल है अगर आप इसको ऐसे देखोगे, ठीक है। इसको इंटरसेक्स हम लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते, बट इसमें पैचेस होते हैं, ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं, इसको हम लोग गायनेंडर बोलते हैं। यहाँ पे नोटिस करना, गायनेंडर, गायनेंडर मतलब गायनो मतलब फीमेल, विच हैज द एंडर कैरेक्टर्स मतलब मेल कैरेक्टर्स, मेल पैचेस, ठीक है। तो ये डेफिनेटली बेटा लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम के वजह से होता है ना। किसी भी माइटोटिक फेज में कभी भी अगर एक्स क्रोमोसोम चला गया, लॉस हो गया, जेनिक बैलेंस थ्योरी बिगड़ गई, तो उस समय बेटा आपको ऐसे इंसेक्ट देखने
देखने को मिलते हैं, या तो वो गायनेंडर बनते हैं या तो जिनको हम लोग बोलते हैं गायनेंड्रोमॉर्फ, ऐसी कंडीशन हम लोग है ना वर्ड यूज करते हैं। करेक्ट है। सो अभी देखो बहुत सारे ऐसे भी वेज है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन। हार्मोनल के साथ साथ यहाँ पे साइटोलॉजिकल बेसिस भी है। लायंस हाइपोथेसिस या डोजेस कॉम्पनसेशन है, इसको समझो है ना, इसको समझो बेटा, ये ह्यूमंस के लिए है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ये ह्यूमन जेनेटिक्स का और थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, बड़े ध्यान से आराम से पढ़ते हैं। देखो फीमेल्स जो भी है, जितनी भी फीमेल्स होती है, विल टॉक अबाउट द ह्यूमन फीमेल मैमल्स में, so they have the XX chromosome set, बराबर। in case of mammals any one of the X chromosome randomly and temporarily gets inactivated and it becomes facultative heterochromatin। अभी हेटेरोक्रोमैटिन का मतलब होता है कि कोई भी क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस्ड हो जाना, उसकी अपनी एक्टिविटी को लॉस कर देना, ऐसा होता है। तो जब भी आप सेल्स को देखोगे, फीमेल्स के सेल्स को देखोगे, तो उनके न्यूक्लियस में हमें बार बॉडीज दिखाई देती है। तो ये बार बॉडी एक्चुअली एक कंडेंस्ड एक्स क्रोमोसोम है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 2 एक्स क्रोमोसोम है और एक ही एक्स क्रोमोसोम सफिशिएंट है बेटा फीमेलनेस के लिए। ठीक है, फीमेलनेस मतलब 6 महीने की जो है ना ग्रोथ होती है ना इन द एम्ब्रियो, 6 महीने 7 महीने आते आते बेटा तय हो जाता है कि हाँ ये तो फीमेल है, उसका प्राइमरी सब सेक्स कैरेक्टर डेवलप हो चुके हैं, ओवरीज वगैरह जो नंबर है सब डिसाइड हो चुका है। तो ऐसे केसेस में अब ये दूसरे एक्स क्रोमोसोम का कोई काम ही नहीं है यार। तो क्या होता है, बहुत सारे सेल्स में उसका जो दूसरा एक एक्स क्रोमोसोम है वो क्या होता है, डेफिनेटली बेटा उसे कंडेंस्ड करके रख दिया जाता है ना। तो इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन। मतलब समटाइम्स यू विल सी द हेटेरोक्रोमैटिन, हर सेल में नहीं दिखेगा, मेल में तो नहीं दिखेगा, मेल डू नॉट हैव दिस टाइप ऑफ द हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, जब ये गैमीट बनाएंगे ना, जब गैमीट्स में जाएंगे, यही एक्स क्रोमोसोम जब गैमीट्स में जाएगा तब एक्टिवेट हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं। एक्टिवेट होना मतलब यू क्रोमैटिन बन जाना, खुल जाना, खुल गया, मैं अभी प्रोटीन बनाऊंगा, ऐसा। इट गेट्स एक्टिवेटेड इन द गैमेट्स, सो इट इज ऑब्जर्व्ड एज अ डार्कली स्टेन्ड बॉडी, जिसको हमने यहाँ पे बनाया, नोन एज द बार बॉडी। इसको बार बॉडी बोलते हैं, BARR बेटा, BARR, बार बॉडी। नाउ व्हाट इज इट, कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द इनर एपिथेलियल सेल्स ऑफ द माउथ और इन। यहाँ पे याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है कि अगर आपको किसी भी फीमेल में बार बॉडीज देखनी है तो आप कौन से टिश्यूज या कौन से ब्लड सेल्स यूज करोगे। तो ब्लड सेल्स यूज किया जाता है बेटा न्यूट्रोफिल्स। वाई न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स बहुत छोटे होते हैं बट उनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। they have very large nucleus and the neutrophils are very small, you know, WBCs, you know। तो उसमें हमें ऐसा ड्रम स्टिक जैसा बेटा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, इसको ही हम लोग बार बॉडी कहते हैं। आर यू श्योर, है ना। अब ये है क्या बेटा बार बॉडी, एक्चुअली बार बॉडी इज द कंडेंस्ड फॉर्म। अभी ये क्या हुआ इसको समझते हैं। वर्ड यहाँ पे नोटिस करना बेटा, डोजेस कॉम्पनसेशन। एक फीमेल बनने के लिए एक एक्स क्रोमोसोम का डोज काफी है, 2 एक्स क्रोमोसोम काम करेंगे तो वो ज्यादा ही फीमेल हो जाएगी, मतलब है ना, उसमें ज्यादा कैरेक्टर्स आ जाएंगे। इसीलिए जब भी बेटा किसी फीमेल में एक्स 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 ऐसा आ जाता है तो शी बिकम्स सुपर फीमेल, यू नो, एक्स एक्स एक्स। क्योंकि डेवलपमेंट के समय में तीनों एक्स क्रोमोसोम एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये सब होता है सुपर फीमेल। एंड दिस इज ट्रू, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यस, सो number of bar body is always equal to the number of X chromosomes minus 1। मतलब है ना, सुपर फीमेल का मतलब ही होता है उसमें 3 एक्स क्रोमोसोम है और उसमें वो सारी सुपीरियर कैरेक्टर्स होती है जो फीमेल में है। ठीक है ना। सो यहाँ बहुत सिंपल है, नो नॉट एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, है ना।
दे हैव द सेम कैरेक्टर्स, नॉट एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा मतलब 4 हाथ नहीं आते, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट दे आर टू मच, मतलब जैसे कि नॉर्मल अभी ह्यूमन बींग्स, फीमेल्स की हाइट जो होती है वो 6 फीट के अंडर रहती है, 5.5 5.6 ये वाले, इन फीमेल्स की हाइट 6.5 तक जाती है, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, यस, है ना, तो डायरेक्ट उधर उतरते हैं WWE में, ठीक है। सो नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम माइनस 1। मान लेते हैं किसी फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो बार बॉडीज कितनी होगी, 1 होगी, क्यों, है ना, 2x 2 है ना, नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने, 2 है, तो 2 माइनस 1। अब देखो ये फीमेल है, इसमें XXX है, सुपर फीमेल, इसमें 2 बार बॉडीज होंगी, क्योंकि है ना 2 बार बॉडीज इसीलिए होंगी क्योंकि बेटा एक ही एक्स क्रोमोसोम का काम है, ये सब एबनॉर्मल है। XXY जो होता है मेल केस में बेटा आपको, है ना, यहाँ पे बेटा एक बार बॉडी आपको देखने को मिलती है, ये देखो X0 टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। इस केस में बेटा आपको एक भी बार बॉडी नहीं देखने को मिलेगी, ऑल्दो शी इज अ फीमेल, शी इज अ स्टेराइल फीमेल, है ना, जैसे ये XXX सुपर फीमेल होती है ना, बहुत ज्यादा है ना, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, वैसे ही X0 एक अंडर डेवलप्ड फीमेल होती है, शी इज अ स्टेराइल फीमेल, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम से डिटरमाइन होता है, ठीक है, तो नोन एज अ बार बॉडी टेक्निक, इससे देखो एमनियोसेंटेसिस वगैरह भी करते हैं लोग, तो अगर मतलब जो फीटस है उसका हम लोग डेफिनेटली बेटा जेंडर पहचान लेते हैं, अगर उसके एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड में अगर ऐसे सेल्स मिलेंगे जिनमें बार बॉडी नजर आ रही है, ठीक है, तो बेटा हम लोग समझ जाएंगे कि, है ना, कि वो फीमेल है या मेल है, ठीक है। तो सलाइवा टेस्ट किया जाता है, सलाइवा टेस्ट इसीलिए क्योंकि जो है ना, यहाँ पे मैंने जैसे लिख के दिया है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द माउथ, है ना, वो लिए जाते हैं, तो है ना उसमें आपको बार बॉडी देखने को मिलेगी, सो दैट्स इट, वेरी सिंपल थिंग, वेरी नॉर्मल थिंग, दैट्स इट, है ना। तो ये रहा बेटा एंटायरली अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, क्या था ये, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। हम लोग जो भी XXY वाला जो फंडा है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, ये टर्नर सिंड्रोम है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग अभी मतलब डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, व्हेन वी विल टॉक अबाउट द डिसऑर्डर्स, ठीक है। देखो अब बात करते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में, ये ऐसा टॉपिक है बेटा ह्यूमन जेनेटिक्स, ये मतलब हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, यहाँ पे हमें कुछ नहीं, हमें यहाँ पेडिग्री एनालिसिस पढ़नी है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ह्यूमंस के साथ में, जैसे हम ड्रोसोफिला के साथ कर सकते हैं, जैसा हम लोग न्यूरोस्पोरा के साथ कर सकते हैं, जैसे हम लोग पी प्लांट के साथ कर सकते हैं, वैसे क्रॉसेस बेटा, कंट्रोल्ड क्रॉसेस हम लोग ह्यूमंस में नहीं कर सकते, ठीक है। ह्यूमंस में आप लोग है ना कंट्रोल्ड क्रॉसेस नहीं कर सकते, सेल्फिंग नहीं करा सकते, टेस्ट क्रॉसेस नहीं करा सकते, वी कैन नॉट। So how to deal with this problem? Because there is a social moral issues you have to understand. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ह्यूमंस में, जो भी जो जनरेशन आती है, एक जनरेशन उसको आने में बहुत साल निकल जाते हैं, है ना, एक जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन, और वो आप किसी भी ह्यूमन को बेटा किसी भी लेवल पे आप है ना एज ए जेनेटिक मटेरियल यूज नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज इंडिविजुअलिटी का बड़ा इशू है। सो यहाँ पे हमें यह समझना है, द स्टडी एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स इन ह्यूमन बीइंग्स, यही हम लोग ह्यूमन जेनेटिक्स में, मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बताई थी, GTP, ठीक है, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, यूथेनिक्स, these are the terminologies I have told you right in the beginning, you know. तो फादर ऑफ द ह्यूमन जेनेटिक्स भाई साहब इनको कहा जाता है ए गैरॉड, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, हमारा लाइफस्टाइल बढ़िया हो, अच्छे से अच्छा लाइफ हो, यही हम लोग चाहते हैं, तो इसी को हम लोग यूजेनिक्स, है ना, यूफेनिक्स, यूथेनिक्स, बट यहाँ पे हम लोग यूजेनिक्स यूज करेंगे, है ना, यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रिंसिपल, है ना, जेनेटिक्स, अगर हम ऐसा कर लेते तो उसको हम यूजेनिक्स कहते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमंस। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, दोनों चीजें हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग द ऑर्गेनिज्म विद द बेटर जेनेटिकल कैरेक्टर्स, हम अपने बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना है,
फूड का, है ना, तो हम लोग अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स बना लेते हैं। डिक्रीजिंग द ऑर्गेनिज्म विद द हार्मफुल कैरेक्टर्स, तो जो ऑर्गेनिज्म हमें हार्म कराते हैं उनको बेटा हम डिक्रीज कराने की कोशिश करते हैं। सो ये दोनों ही तरीके से बेटा हम लोग कोशिश करते हैं और अपनी लाइफस्टाइल बढ़िया हो इसका बारे में हम सोचते हैं। सो राइट पॉइंट पे आते हैं। तो डायरेक्ट जेनेटिकल स्टडीज आर नॉट पॉसिबल इन ह्यूमंस। क्यों नहीं हो सकता? पहला तो ड्यू टू कंट्रोल्ड जेनेटिकल क्रॉसेस आर नॉट पॉसिबल, हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। सेकंड है लॉन्ग जनरेशन टाइम ऑफ अबाउट 18 to 20 ईयर्स, मतलब देखो नेक्स्ट जनरेशन आने के लिए 1820 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो रिजल्ट आने में इतना अगर देर लग गई तो बेटा वेट नहीं कर सकते इतना। तीसरा है ह्यूमन प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, तो ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा, मतलब है ना, इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है, बट फिर भी you have to understand that human beings cannot produce the offsprings, more offsprings at one time, that is what we are talking about, at one time, एक साथ। ज्यादा से ज्यादा ट्विंस होते हैं, ठीक है, ट्रिपल भी, है ना, 3 बच्चे भी हो गए तो भी पेपर में आ जाता है ना, नेट पे आ जाता है ना। सो ह्यूमंस हैव वेरी हाई लेवल ऑफ द हेटेरोजाइगोसिटी, और जबरदस्त हेटेरोजाइगोसिटी है, ठीक है, इतनी हेटेरोजाइगोसिटी है कि हम लोग ऑब्वियसली बेटा सिर्फ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमारे पास है नहीं, तो इसीलिए हर कैरेक्टर को लेगो तो कितने सारे अलील्स उसके मौजूद है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। Humans have a large number of the polygenic and quantitative characters. Human intelligence okay, तो ह्यूमन सेल इज वेरी स्मॉल बट इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इतने सारे क्रोमोसोम यार, 23 क्रोमोसोम, और हम लोग बिल्कुल भी, मतलब अभी तो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह कर लिया है, बट 46 क्रोमोसोम्स होने की वजह से हम इतने जल्दी रिजल्ट्स को महसूस नहीं कर पाएंगे, या उनके बारे में कुछ भी फॉर्मली बात कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस। ठीक है, तो क्या तरीका है यार? इसके लिए एक इनडायरेक्ट मेथड है जो ह्यूमन बींग्स में आता है। पहला तो आता है पेडिग्री एनालिसिस, इसको हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। दूसरा आता है पॉपुलेशन स्टडीज। तो 2 चीजों के बारे में हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे बेटा, है ना, ये हमारे सिलेबस में है। बाकी सारे जैसे कि ट्विंस की स्टडी करना, स्टडी ऑफ ट्विंस, या कैरियोटाइपिंग, कैरियोटाइपिंग मतलब क्रोमोसोम्स को अरेंज करो फ्रॉम लार्जर साइज टू स्मॉलर साइज, ठीक है। बायोकेमिकल स्टडीज करो, ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बायोकेमिस्ट्री बैकबोन है बेटा सब चीजों का, हमें ये समझना है, ऑलवेज अंडरस्टैंड, सबका बैकबोन बायोकेमिस्ट्री ही है। सारे मेटाबॉलिज्म, जो भी जीन, जेनेटिक, जो कुछ हम लोग बोल रहे हैं, सबका वही है बायोकेमिस्ट्री। तो उसके हम लोग बायोकेमिस्ट्री लेवल पे हम जाके पढ़ते हैं।
सेल एंड टिश्यू कल्चर, हम टिश्यू कल्चर करके देखते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये तरीका बढ़िया अपनाते हैं, स्टडी ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। जो भी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना, कुछ ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कुछ ऑटोसोमल रिसेसिव है, सेक्स लिंक डोमिनेंट है, सेक्स लिंक रिसेसिव है, ऐसे सारे डिसऑर्डर्स हम लोगों ने पता कर लिए कि हाँ ये डिसऑर्डर इसका है, ऐसा होता है, इसका जीन ये ऑटोसोम पे है। दैट वी हैव स्टडीड, वी हैव अंडरस्टूड नाउ। अब बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों, ये बड़ा मुश्किल होता है, मतलब इसका आंसर आसानी से आ तो जाता है, बट कभी कभी हम गलती करते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको चाहूंगा कि इसमें बिल्कुल भी आप एक लाइन भी मत मिस करना। तो देखो, पेडिग्री एनालिसिस एक बहुत सिंपल चीज है। अ फैमिली ट्री, है ना, इफ इट इज द रिकॉर्डेड, हम लोग देख ना, हम एक फैमिली ट्री के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द फैमिली ट्री, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, मतलब पूरी, है ना, वंश निकाल देते हैं कि इसमें ये हुआ था, उसमें वो हुआ था। So it is the record of the inheritance of a certain genetical characters or actually mainly disorders for 2 or more generations। तो किसी के भी फैमिली में जितने भी जनरेशंस हुई है, उन जनरेशंस में कौन से डिसीज हुआ है, क्या है, मामा के पापा के पास, ऐसा पूरा मतलब दादा परदादा के जमाने से लिखते चले आ रहे हैं, ठीक है। ये अगर हम जमा कर लेते हैं, ये अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, उसका इनलिस्टिंग करते हैं, ठीक है, तब हमें बिल्कुल आसानी से बेटा इसकी स्टडी की जा सकती है। सो मतलब हम लोग ये करें कि कोई एक कैरेक्टर लेके उनका क्रॉस करने की बजाय जो क्रॉसेस हो चुके हैं वो फैमिलीज में, क्योंकि ऑब्वियसली, है ना, ये सब कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस से हुआ है, तो हम लोग वो पेडिग्री को पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, इनको 4 बच्चे हुए, 4 में से 2 बच गए, 2 गए, इसको ये डिसीज हुआ था, इस तरह से, ठीक है। So 2 or more generations in a family which is represented by say some specific symbols। तो हम लोग सिंबल्स को यूज करते हैं टू मेक द पेडिग्री, है ना, पेडिग्री बनाने के लिए हम सिंबल्स को यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, पर्सन इन द पेडिग्री इन विच द डिसीज अपीयर्स फर्स्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबैंड। तो क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ वर्ड्स है, ये एक्चुअली इनका कोई मतलब नहीं है आपको, आपके लिए। ये देखो, ये मेल है, ये फीमेल है, मेल को एज से रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर, और फीमेल को ऐसे। अब जब ये जो भी आपको चीज दिखाई दे रही है ना, मतलब इफ इट इज अ फील्ड, यू नो, अगर ये पूरा भर चुका है, इफ इट इज अ फील्ड, इट इज अ डार्क, तो हम लोग बोलेंगे ये प्रोपोस्टिस, या तो, है ना, प्रोपिसिटा। मतलब इसका क्या होता है, डिसीज्ड मेल और डिसीज्ड फीमेल, दैट इज ओनली द वर्ड यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब देखो, सिंबल से नॉर्मल मेल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मल मेल के लिए हम लोग यूज करते बेटा, नॉर्मल मेल के यहाँ पे यूज करेंगे, वो सिंपल है कि, है ना, बिल्कुल इसमें कुछ फीलिंग नहीं करेंगे। स्क्वायर है, नॉर्मल मेल है, सर्कल है, नॉर्मल फीमेल है ना, शेडेड है तो अफेक्टेड मेल है, शेडेड नहीं है तो मतलब शेडेड सर्कल है तो अफेक्टेड फीमेल है, ठीक है। और डेफिनेटली बेटा, अगर हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है शेडेड, हाफ शेडेड सर्कल, या हाफ शेडेड ये चीज देखने को मिलती है, स्क्वायर देखने को मिलता है, तो हम लोग इसको थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं, मतलब इसमें हेटेरोजिनस कंडीशन होगी, ऐसा उसको मानते हैं, ठीक है। अगर हम लोग सर्कल में डॉट लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द कैरियर फीमेल फॉर एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ओनली, ठीक है। अब ये इसको हम लोग सर्कल को क्रॉस करते हैं या स्क्वायर को क्रॉस करते हैं, मतलब डेथ हो चुकी है, ऐसा उसको हम लोग मानते हैं, मतलब आफ्टर बर्थ डेथ। अगर हम इसका रोम्बस यूज करते हैं तो सेक्स हमें पता नहीं है, ठीक है, अनस्पेसिफाइड है, या तो वो इंटरसेक्स है, ठीक है, ये क्या है बेटा, इंटरसेक्स होता है, ठीक है। और तीसरी बात है, यहाँ पे हमें नोटिस करना है, जैसे यहाँ पे नंबर 5 लिखा, तो 5 अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, ऐसा वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ देखो, ये वाला अगर सिंबल आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है एबॉर्शन, एबॉर्शन हुआ और स्टिल बर्थ हुआ, मतलब बच्चा पैदा, है ना, मतलब मरा हुआ ही है ना, ऐसा हुआ कि बिफोर बर्थ ही उसकी डेथ हो चुकी है। अगर आपको ऐसे दिखाई देता है तो इसको मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ऐसे दिखाई देगा बेटा, दैट इज कॉल्ड एज द डाइजाइगोटिक ट्विन, मतलब ये जो एंगल आपको दिखाई देगा तो ये ट्विंस को रिप्रेजेंट करता है,
मोनोजाइगोटिक या तो डाइजाइगोटिक। नाउ देखो, ये है मैरिज के बारे में, मतलब ये फीमेल ये मेल के बीच में मैरिज हुई है तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द मैरिज लाइन। अगर दो लाइंस आपको देखने को मिलती है मेल और फीमेल के बीच में, तो इसका सीधा मतलब बेटा ये कॉन्सेंजीनियस मैरिज है, मतलब बहुत ही पास पास के लोगों के बीच में, मतलब मामा की लड़की मामा का लड़का, ऐसे जो है बेटा, मतलब रिलेटिव्स में ही शादी हो गई, क्लोज ब्लड रिलेशन में मैरिज होना, है ना, इसको हम लोग कॉन्सेंजीनियस मैरिज कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ यहाँ एक पॉइंट और समझना है, और वो पॉइंट क्या है, देखो सिबलिंग लाइन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द सिबलिंग लाइन, है ना, तो सिबलिंग लाइन ये है कि ये देखो, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है। अभी फर्स्ट जनरेशन में मेल मतलब माता पिता है, और सेकंड जनरेशन में बेटा, है ना, अब देखो पहली लड़की हुई, फिर लड़का हुआ, फिर लड़की हुई, फिर लड़का हुआ, तो दिस वे वी अरेंज इट। ठीक है, रोमन नंबर हमेशा जनरेशंस को इंडिकेट करते हैं, रोमन नंबर जो है, और जो ये है ना नॉर्मल जो नंबर है बेटा, जो डिजिट्स है, इनको हम लोग यूज करते हैं द, है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द सिबलिंग्स। दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, देन यहाँ पे तो ये इसके बारे में हम लोग अब थोड़ा सा, है ना, चीजों को थोड़ा सा क्लियरली समझेंगे। ठीक है, चीजों को हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे देखो बच्चों, मुद्दा बहुत सिंपल है, बहुत ही मुद्दा। तो मैं सबसे पहले इस चीज को ऐसे समझा देता हूं। ठीक है, मैंने ये कहा ये शादी हुई है, ये मदर फादर है, इनको दो बच्चे हुए, ये दो बच्चे हैं, दोनों ही नॉर्मल है। ठीक है, तो ये फैमिली है, हम दो हमारे दो वाली। ठीक है, सिंपल फैमिली, मदर फादर नॉर्मल है और बच्चे भी नॉर्मल है फॉर ए पर्टिकुलर डिसऑर्डर, व्हाट, है ना, हम जिसको कंसिडर करना चाहते हैं वो, ये नॉर्मल चीज हमने बनाई है। राइट नाउ इफ आई विल स्टार्ट शेडिंग लाइक दिस वन, तो अब यहाँ पे जो चीज दिखाई दे रही वो क्या है, इसमें बड़ा सिंपल दिखाई दे रहा है कि मदर इज नॉर्मल, फादर इज अफेक्टेड, बट बोथ द चाइल्ड, दोनों जो बच्चे हैं दोनों ही नॉर्मल है। वो डिजीज बच्चों में आया नहीं, कैरी नहीं हुआ, बच्चों में आया नहीं। इस तरह से हमने ये पेडिग्री समझी। पक्का? ठीक है, नाउ डिसऑर्डर्स के बारे में जब भी हम लोग क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग दो डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। We'll talk about the two different types of the disorders. एक क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोजोमल डिसऑर्डर, एक ऑटोजोमल है। ऑब्वियसली ऑटोजोमल अगर है तो दो प्रकार से हो सकता है, या तो वो ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा, या तो बेटा ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होगा। ठीक है, आइदर इट इज अ डोमिनेंट और इट इज अ रिसेसिव। बड़ी बात केयरफुल है, ध्यान रखना, डोमिनेंट है रेसेसिव है, यही पॉसिबिलिटी है। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये वाला डिसऑर्डर ऑटोजोमल डोमिनेंट है, मान लिया हमने ऑटोजोमल डोमिनेंट है। पक्का? तो मैंने करके देखा इस क्रॉस को, अगर ये डिसीज इसमें आना चाहिए तो डोमिनेंट है तो डेफिनेटली बेटा फीमेल जो है वो स्मॉल ए होनी चाहिए, तभी बेटा उसमें ये डिसीज नहीं आएगा। फर्क है ना? मेल कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए हेट्रोजाइगस, क्योंकि इसमें डिसीज आया है, क्योंकि डोमिनेंट ए प्रेजेंट है, तो डोमिनेंट ए कैन कॉज द डिसीज। तो ये हो गया, मैंने पेरेंट के बारे में लिख दिया। तो क्या इनको ये नॉर्मल बच्चे पैदा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, स्मॉल ए मेल मदर से आया, स्मॉल ए फादर से आया, तो ये गर्ल पैदा हो गई। वैसा ही सेम हुआ बेटा बॉय के साथ में। तो ऑब्वियसली बेटा ये डिसऑर्डर ऑटोजोमल डोमिनेंट हो सकता है। कितने लोगों को समझ में आया? बड़ा ही आसान काम किया मैंने, है ना, जो चीज मैंने सोची वो मैंने करके देखी ऑन द पेज। नाउ हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो डिसऑर्डर है ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब हम कंसिडर करते हैं
इसलिए मैं अलग मार्क कर लेता हूँ। अब ये रेसेसिव डिसऑर्डर कब हो सकता है? जब होमोजाइगस कंडीशन हो तभी। तो फीमेल इज मेन हम लोग हेट्रोजाइगस ले लेते कि फीमेल हेट्रोजाइगस है, और मेल जो है जिसको डिसऑर्डर है ओके है, पॉसिबल है। तो क्या इनको ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो नॉर्मल हो? तो बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। मदर से कैपिटल ए आया और फादर से स्मॉल ए आया, तो देखो ये गर्ल नॉर्मल पैदा हुई। अगेन सेम थिंग हैपेंड विद दिस वन, तो ओरेमो। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर भी मुझे लग रहा है। नाउ अब वो क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये बताओ। तो इसको पहचानने के लिए कुछ रूल्स है, इसीलिए मैंने कहा आपको दिख रहा है ना, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट दिख रहा है मुझे। यस इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, यस इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। पॉसिबल है ना? यस इट इज पॉसिबल, दोनों ही पॉसिबल है। अब वो आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनेशन में कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव। अरे कैसे पता लगेगा भाई? यस और नो? यस एवरीवन। तो यही तो हमें समझना है, इसीलिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है बच्चों। पता नहीं है क्या हो रहा है आज। आवाज आ नहीं रही क्या आपको? मुझे यहाँ तो क्लियर है बेटा। यू आर गेटिंग माई साउंड और नॉट? यस नो क्या? यस किस चीज के? यस यू आर गेटिंग ना, तो उसको क्यों नहीं आवाज आ रही इनको? ओके एनीवे, तो बच्चों मैं पॉइंट पे आता हूँ। मैं यहाँ पे एक सिंपल बात कह रहा हूँ। अब यार ये तो सिचुएशन आ गई यार, ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे हैंडल करें? तो इसीलिए है ना, बिल्कुल दिमाग खोल करके ये सब चीजें सुनना समझना है, तो बड़ा ही सिंपल। नाउ अंडरस्टैंड कि अगर मैं यहाँ पे ये भी मान लूं कि और भी कौन से प्रकार के डिसीजेस होते हैं, तो डिसीजेस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एक्स लिंक्ड, बराबर है ना? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं। अब अगर कोई डिसीज एक्स लिंक्ड है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकता है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, करेक्ट है। लेट्स कंसीडर दिस क्रॉस एज ए एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। कैन इट बी पॉसिबल? लेट्स डू इट। तो मान लेते हैं बेटा, अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये है एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम इन केस ऑफ ये फीमेल है ना, तो इसमें तो दो एक्स क्रोमोसोम होंगे, मदर है, दोनों एक्स क्रोमोसोम है और उसमें डिसीज है नहीं, तो बिल्कुल वो जीन है ही नहीं। बट फादर इज डोमिनेंट, तो हम लोगों ने बोला कि हाँ यार इसमें डिसीज है, तो हमने एक्स डैश वाई ले लिया। तो बेटा क्या इनको नॉर्मल सन पैदा हो सकता है? तो आंसर है बिल्कुल हो सकता है। मदर से नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम जाएगा, फादर से वाई क्रोमोसोम जाएगा, तो ये लड़का नॉर्मल पैदा हो सकता है। बट अगर ये एक्स लिंक डोमिनेंट है तो बच्चों ये जो गर्ल होगी ना, ये हमेशा डिसीज्ड ही होगी। यस और नो? क्योंकि गर्ल जब भी पैदा होगी हमेशा एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आएगा ही आएगा, ये एक्स क्रोमोसोम आएगा ही आएगा। तो अगर ऐसा होगा तो गर्ल कभी भी नॉर्मल नहीं पैदा हो सकती फॉर ए अफेक्टेड फादर इन डोमिनेंट एक्स लिंक डोमिनेंट कंडीशन। कितने लोगों को समझ में आया? इसका मतलब ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं इसमें। यस एवरीवन? सर वो गॉट इट? कैरियर भी तो हो सकता है ना? कौन कैरियर हो सकता है? फीमेल। क्यों होगी कैरियर? कैरियर कंसिडर नहीं करना है, कैरियर नहीं हो सकता क्योंकि डोमिनेंट है। अरे डोमिनेंट है तो कैरियर कैसे होगे? नहीं तो ये भी तो कैरियर हो जाएगी फिर फीमेल। शी इज अफेक्टेड, एक्स लिंक डोमिनेंट है। मैंने आपको बताया था कैरियर ये वर्ड सिर्फ एक्स लिंक रिसेसिव में यूज करना है, डोमिनेंट में नहीं हो सकता कैरियर। अगर वो अलील है डोमिनेंट वाला तो वो डिसीज कॉज कराएगा। क्लियर है बच्चा? यस सर। हाँ, तो इसीलिए एक्स लिंक डोमिनेंट तो ये किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड यही वाला चीज, इसको ही हम लोग कंसिडर करते हैं, विल कंसिडर एज ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव।
अगर मैं इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंसिडर करता हूं तो ये फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है, उसको मैंने कैरियर नहीं माना, ठीक है, और ये मेल है, ये रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है बेटा कि अगर मैं उस फीमेल को कैरियर ना मानूं तो द डॉटर विल बी कैरियर एंड नॉर्मल एंड द सन विल बी नॉर्मल। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं, ये लास्ट टॉपिक नहीं है, प्रोबेबिलिटी बाकी है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स बाकी है, ठीक है, इट्स नॉट अ लास्ट टॉपिक, ठीक है। एक्चुअली पॉपुलेशन जेनेटिक्स इवोल्यूशन चैप्टर का पार्ट है, पर यहाँ पे क्योंकि इवोल्यूशन में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, यहीं पे हम लोग देखेंगे उसको, क्योंकि जेन फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो है ना, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, बट आपको एक वन कैलकुलेटेबल आपको आना चाहिए, उतना मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। और ये बताऊंगा म्यूटेशन वाला जो पॉइंट आएगा, जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी एक मुद्दा है बेटा, म्यूटेशन वाला, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर वाला भी मुद्दा है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, इसमें कोई लास्ट वाला कुछ भी नहीं है। सो देखो, ये वाला पहले तो हमें पेडिग्री एनालिसिस वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ये है, ये चीज है, ये चीज है, आपको एकदम से क्लियर है तो बढ़िया है। तो देखो ये इसमें अब देखो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, मतलब एक सिंपल से मैंने यहाँ पे पेडिग्री बना दिया और इस तीनों में है ना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव पॉसिबल है, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉसिबल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉसिबल है। हाँ, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि दिस पेडिग्री डज नॉट रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस, तो आंसर क्या होगा? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा, करेक्ट है ना, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा, ठीक है। चलो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं, और मैंने कुछ भी रैंडम एक ऐसा बना दिया, ये देखो, ये एक ऐसा रैंडम बना दिया, और यहाँ पे बेटा मैंने यहाँ पे एक फीमेल है, ये इसको लड़का पैदा हुआ, ये गर्ल पैदा हुई, इस लड़की की शादी हुई है, ठीक है, ये लड़की अफेक्टेड है पक्का, और फिर इसके आगे जनरेशन में बेटा आपको कोई चीज नहीं दिख रही, ये भी बच्चा नॉर्मल दिखाई दे रहा है। तो अब अगर ये ऐसा पेडिग्री दिया गया है, ठीक है, ऐसा पेडिग्री दिया गया है, ये देखो ये नॉर्मल है, इनके दो लड़कियां हुई, दोनों नॉर्मल है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये पहली जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। तो ऐसे 3 जनरेशन यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिर्फ दिखाने के बाद में एक जगह पे आपको डिसऑर्डर दिखाई देता है, तो कैन यू टेल मी बाय नॉट फॉलोइंग, मैंने तो कोई रूल नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, जस्ट मैंने बताया कि पेन एंड पेपर पे मैं करना शुरू कर देता हूँ, जस्ट आई यूज द पेन एंड पेपर एंड आई वांट टू सॉल्व इट, ठीक है। तो मैं एक हिंट बता देता हूँ सारे बच्चों को और आप मुझे आंसर दे दो। हिंट ये है कि जब भी जनरेशन स्किप होती है, जब भी जनरेशन स्किप होती है तो वो रेसेसिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है। जब भी जनरेशन स्किप होती है तो कैसा हुआ, देखो ये पहली जनरेशन में डिसऑर्डर दिख नहीं रहा, इवन आपको थर्ड जनरेशन में डिसऑर्डर दिख नहीं रहा, आपको डिसऑर्डर सिर्फ बेटा सेकंड जनरेशन में दिखाई दे रहा है। इज इट क्लियर? सो जब भी जनरेशन स्किप हो जाती है तो वो क्या होता है, रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। तो आपको याद रखना है, नेक्स्ट क्लास बिल्कुल इसके ऊपर हम लोग पूरा डिवोट करेंगे, ये सब चीजों के ऊपर, है ना। तो क्या आप यहाँ पे जवाब दे सकते हो ये क्या हो सकता है? रेसेसिव तो मैंने बताया, उतने बोलने से नहीं होगा। 2 प्रकार के रेसेसिव होते हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव या एक्स लिंक्ड रेसेसिव, ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड आंसर है। मतलब ये आपको, अगर आप सिर्फ पुट करोगे ना, मतलब जब इफ यू पुट द थिंग्स प्रॉपरली यू विल अंडरस्टैंड दिस, यू नो। मैं आपको 2 चीजें अभी जाते जाते बोल देता हूँ कि जब भी आप डिसीज को कंसिडर करोगे तो कभी भी होमोजाइगस नहीं लेना, डोमिनेंट डिसीज है तो होमोजाइगस नहीं लेना, पेरेंट्स को कभी भी होमोजाइगस कंसिडर मत करना, आप इससे शुरुआत करो, आप इससे शुरुआत करो हमेशा, ठीक है। और दूसरा, जब भी आपको एक्स लिंक्ड रिसेसिव दिखे तो आप किसी भी फीमेल को
जो नॉर्मल दिखाई दे रही है उसको जबरदस्ती कैरियर कंसिडर मत करना। बहुत से बच्चों को आदत है करियर हो, कैरियर नहीं, कैरियर करियर, ठीक है। सो शी इज नॉट कैरियर। इफ है ना, यहाँ पे दिया होगा बेटा कैरियर, यहाँ पे दिया होगा इस तरह से हाफ शेडेड रहेगा तो कैरियर, ठीक है, डॉट रहेगा या हाफ शेडेड रहेगा तो कैरियर मान लेना है तुरंत। बट अगर नहीं दिया है तो जबरदस्ती उसको कैरियर मत कंसिडर करो। दिस आर द टू थिंग्स। ये पहले तो दो चीजें आप समझ लो, है ना, ये बात को क्लियर कर लो। मतलब अगर इसको ऑटोजोमल मानते हो, ऑटोजोमल, तो मैंने इसको भी लिया, इसको है ना ऑटोजोमल रेसेसिव, तो ये है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, बराबर है। तो ये पॉसिबल है बेटा, ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकती है या कैपिटल ए हो सकती है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है या कैपिटल ए हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये फीमेल भी बेटा कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकती है या कैपिटल ए हो सकती है। बट एक और चीज पॉसिबल है क्या बेटा, है ना, ये चीज पॉसिबल थी, स्मॉल ए तो आ गया इसमें, तो शी इज अ स्मॉल ए, यस, डन, ठीक है। सो बाय दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे आप देखोगे अगर ये नॉर्मल है तो इनके बच्चे भी नॉर्मल ही होंगे, ठीक है, ये पॉसिबल है। यहाँ पे भी वही बात हो जाती है, एवरी टाइम यू हैव टू थिंक लाइक दिस, यू नो, यूजिंग द पेन एंड पेपर। बट आज के लिए बस बेटा दो ही रूल है, दो सादी बातें मैं बता के जा रहा हूँ कि जब भी आप ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना, उसमें जबरदस्ती है ना, डोमिनेंट है तो होमोजाइगस कंडीशन मतलब ये लेके शुरुआत मत करना, ठीक है। और दूसरा, फीमेल जब नॉर्मल दिख रही है तो उसे पहले आप नॉर्मल मानो, कैरियर नहीं, ठीक। कैरियर मान के आप अगर सॉल्व करना शुरू कर दोगे तो दिक्कत होती है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे और इसके बारे में रूल्स किस तरह से याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक्स, ये भी हम लोग, ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो चलो, तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। राहिल क्या बोल रहा है यार ये? ना ना बेटा, मैंने उसको समझाने के लिए नहीं भेजा है, ठीक है, मैंने भेजा है कि तूने आंसर देखा होगा ना, तूने आंसर जरूर देखा होगा, सही है, यस सर। है ना। तूने आंसर दिया है तो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ना एलएच का क्या रोल है उतना ही मैं बता रहा हूँ, उसमें कुछ नहीं पढ़ना है तुम्हें। क्या देखना है, व्हाट इज द रोल ऑफ द एलएच का रोल समझ में आया वहां पे क्या है? अरे एलएच का रोल समझ में आया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कोई रोल है मेल में? आवाज आ रही यस है बेटा सर। आपको? यस सर। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कोई रोल है कि नहीं मेल? हाँ सर। हाँ है। तो क्या रोल तुम्हें दिखाई दिया वहां पे? टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरॉन, बहुत बढ़िया। तो बेटा अब देखो, बिना अभी एफएसएच कितना भी प्रेजेंट हो, कुछ भी हो, बिना टेस्टोस्टेरॉन के ये सब कुछ हो सकता है? स्पर्मेटाइजेशन हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, आपने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा? यस सर। अच्छा, एफएसएच कैसे एक्ट करता है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स कैसे काम करते हैं? सर्टोलिस, अच्छा हाँ वो अंदर जाके काम को। आज बहुत बढ़िया। वहां पे साइक्लिक एएमपी कुछ होता है काम? यस सर। होता है क्या एफएसएच में? नहीं नहीं नहीं। वही तो देखना है ना फिर। अच्छा अब ऑफिस। ढूंढ आंसर, मैंने आंसर नहीं दिया बेटा, मैंने तुम्हें मदद की है बस, है ना। यस सर। हाँ, अभी खुद ही बताना, समझ के, यस। ठीक है। तो ठीक है, कृष्ण ने बहुत सारे डाउट्स पूछे हैं बट वो हम लोग बाद में मिलेंगे, ठीक है। कृष, कृष है क्या? ओके चलो, बाय सर, थैंक यू सर।